ठीक है। सर 14 को 14 फरवरी को दिल दिया, हाँ 14 मार्च को किडनी। 14 फरवरी को दिल दिया, 14 मार्च को किडनी। ये अब याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा। दिल देने के बाद किडनी देनी पड़ गई। अब ये कभी नहीं भूलेगा, मतलब आ जाए तो। चलिए, तो 14 मार्च को उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति को सरकार ने मंजूरी दी है और 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। यानी अधिसूचना जिस दिन से जारी हुई, उसे 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। सब मेंस में काम आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन से, यानी ग्रीन अमोनिया, जो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया के उत्पादन कितना है, 1 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट यही है, 1 मिलियन मीट्रिक टन। कितना? कब तक? 2028 तक। 2024 में आ रही है, 2028 तक, यानी 4 वर्ष में ही लगभग, ठीक है। और इसके लिए प्रोत्साहन जो है 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा, कोई भी स्टार्टअप अगर लगाते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक्स के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोजन का उप उत्पाद क्या होता है? अगर हाइड्रोजन ईंधन को जलाया जाता है तो उप उत्पाद क्या होता है? वो होता है जल। जल। वेरी गुड। पानी। पानी, ठीक है, पानी होता है। और अगर हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसका उप उत्पाद क्या होता है? उसका उप उत्पाद क्या होता है? जीवाश्म ईंधनों को जलाने के बाद उप उत्पाद क्या निकलता है? हाइड्रोकार्बन होता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऋषि मैम आप बताइए। जीवाश्म ईंधन को जलाने के बाद, ऋषि मैम, प्रदीप सर आप बताइए। सर राख होती है, सर राख में कार्बन होता होगा। नहीं नहीं, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल और इसको जलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। तो सल्फर भी, सल्फर तो सर उससे निकलता है, तेल शोधन कार्यशाला से। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन से निकलेगा। इनकम्प्लीट जब कंबस्टन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और कंप्लीट जब कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर है? ऐश्वर्या मैम, आप लोगों का साइंस है, थोड़ा आप लोग बताइए। कंप्लीट कंबस्टर और इनकम्प्लीट कंबस्टर में, जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रदीप सर आपका भी साइंस हो तो बता सकते हैं। सही बात है। नहीं, सही है, सही कह रहे हैं। सही है, क्योंकि मैं इसलिए बताया, क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ा रहा था बोर्ड हाई स्कूल का, तो वहां से मुझे मिला ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि उप उत्पाद, अगर आयोग ने पूछ लिया है इसका हाइड्रोजन फ्यूल का, जीडीसी में पूछा था, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल का उप उत्पाद क्या होता है? केमिस्ट्री में। हाँ, तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब अगर पेट्रोल डीजल का जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं तो क्या निकलेगा हमारे उप उत्पाद में? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर कंप्लीट कंबस्टन होता है तो, और इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसीलिए कहते हैं कि अंगीठी को जला के घर में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे सांस, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी कर देता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये? आगे बढ़ जाए। जो बाइक वगैरह होती है सर, बाइक से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। बाइक से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है सर? हमें वो लगता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सर। सर मैंने कहीं पढ़ा, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है बाइक सर। से? इसमें बहुत है ना, जो साइलेंसर से निकलता है। इस पे मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो अच्छा उससे मेरे को याद है। अच्छा, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट है तब तो ठीक है, एक बार लेकिन देख लिया जाएगा। वही है, कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है बाइक में। ये सब तब के लिए बता रहे हैं जब जैसे वो फट फट मारता है ना एक साथ। ठीक। नॉर्मल जो साइलेंसर से गैस निकलती है वो अनबर्न फ्यूल होता है, वो अनकम्प्लीट कंबशन होता है। अच्छा, तो ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, देखिए ये भी क्लियर हो गया कि बाइक से जो निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये भी है, एक फैक्ट्री है। जैसे पूछ लिया था चिप्स की पैकेट जिसमें पैक की जाती है कौन सी गैस होती है ना। या फिर जो प्रमाणित बीज होते हैं, और ये फिर हाइब्रिड संकर बीज होते हैं, किस प्रकार के थैले में पैक, किस कलर के थैले में पैक किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो होते हैं आयोग द्वारा। प्रदीप सर कुछ बताना है क्या आपको इस संबंध में? नहीं सर। हाँ, ऐसे प्रश्न जो आयोग देता है ना, तो एक मतलब दिमाग तो चकरा ही जाता है कि मतलब हम लोग डेली देख रहे हैं और फिर ऐसे प्रश्न कैसे आ गए ना। चलिए, आ जाइए नीचे नीचे आइए। राजा प्रताप सिंह, राज प्रताप सिंह है, उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त पद का सृजन है वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, कौन बताएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त पद का सृजन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? जी रोहित सर बताइए आप। सर 73 होना चाहिए। 73 होना चाहिए। ऋषि मैम आप बताइए।
जी सर 73 सर 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ ठीक है 73। प्रदीप सर आप बताइए। सर 243 के में है सर 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट। और कोई? और कोई? 2 में है ये। सर 73 74 दोनों में है, मैं यही सुनना चाह रहा था। दोनों में दोनों में है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज थी, मतलब आ जाए एग्जाम में तो 73 और 74 दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है। तो नए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया राज प्रताप सिंह। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो किस किस का चुनाव कराते हैं, किस किस से जुड़ा हुआ चुनाव कराता है, हैंडल कीजिए बस, बोलिएगा मत कोई। जी अश्विनी सर आप बताइए पहले। सर लोकल बॉडीज का, जिसमें शहरी निकाय और ग्रामीण विभाग, पंचायती राज और शहर का। पंचायती राज शहर का, ठीक है। रमेश सर आप बताइए ऐड ऑन किसको है इसमें? वो मतलब ये सही कह रहे हैं कि जो मैंने बोला ऐड ऑन कीजिए, ऐड ऑन अगर नहीं पता है तो बस बोलिए, उसी को वेरीफाई मत कीजिए। अच्छा उसमें कवर होता है ना, मध्यवर्ती एक होता है सर वो लोकल बॉडीज हो गया। लोकल बॉडीज में आप चाहे वो ब्लॉक स्तर पे ले लीजिए, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे ले लीजिए, चाहे जिला पंचायत पे ले लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत और फिर महानगर परिषद। इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहता है तो ऋषि मैम आप ऐड करेंगे। सर आई थिंक सहकारी समितियों वेरी गुड, सहकारी समितियों का चुनाव भी इसी के द्वारा कराया जाता है। तथ्य ये भी याद रखना है कि दो तो कराता ही कराता है, सहकारी समितियों का चुनाव भी कौन कराता है? यही कराता है, ठीक है। ओके मैम, हमें लगता है आपने कराया है क्या इसका? नहीं सर, जुड़ी हुई चीजें हैं ना तो सर पता चलता हाँ है वो मतलब क्योंकि मेरे मामा जी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए, तो वो कराए हुए थे, तो मुझे तभी याद रहा कि याद ऐसे भी हो जाती कोई चीजें, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सभी को कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किनका किनका चुनाव कराता है, ठीक है। लोकल बॉडीज यानी नगर पालिका, नगर पंचायत का कराएगा, साथ में जो सहकारिता है कोऑपरेटिव बॉडीज हैं उनकी भी चुनाव यही कराते हैं। जैसे प्रश्न अगर उसका पूछ सकता है भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का, तो यहाँ से भी पूछ सकता है प्रश्न कौन कौन किसका किसका कंडक्ट कराता है। चलिए राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वैसे सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? एड्रेस कीजिए, बोलिएगा मत कोई। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सचिन सर आप बताइए। सर 2005। वेरी गुड। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू है? इंद्रजीत सर बताएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू है भारत में? नूतन मैम आप बताइए। सर 2006। नहीं नहीं 2006 नहीं है। ऋषु मैम आप बताइए। सर 5 में सर 12 अक्टूबर को, सर 15 जून को पास हुआ था। हाँ 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से पहले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राइट 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर है कि 12 अक्टूबर है? 12 अक्टूबर। नितिन एक बार गूगल पे देखो 12 ही माना है। 12 आ चुका है क्वेश्चन। आया 12, ठीक है। मैं जो क्लियर कर रहा हूँ, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लागू होने से पहले, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल में माना था राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है राइट टू नो के अंतर्गत शामिल है? रमेश सर आप नहीं बोलेंगे और किसी को बताने दीजिए। हमको पता है, आपको पता। विवेक सर आप बताइए। जी सचिन सर। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में, ठीक है। सचिन सर आप बताइए। जी सर। हाँ सर बोलिए क्या? राइट टू नो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान ने व्याख्या करते, किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए उसके विस्तार के क्रम में बताया था? सर 19 आर्टिकल। 19 आर्टिकल। रमेश सर आप पूरा एकदम बता दीजिए अच्छे से। 19(1) का है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसी के अंतर्गत। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। 19(1)(a), यहाँ तक थोड़ा अंदर चले जाइए आप लोग, 19(1) याद है तो याद रखिएगा। चलिए ओके ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़िए। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है कौन बनाएगा? राजकुमार विश्वकर्मा जी बनाए गए हैं, और राज प्रताप दोनों राज हैं, ठीक है। जो राज प्रताप है वो निर्वाचन कराएंगे और कुमार जी जो है सूचना देंगे, ठीक है। कुमार जी क्या करेंगे? सूचना देंगे। प्रताप जी क्या करेंगे? निर्वाचन कराएंगे, ठीक है। आप सभी को पता ही है निर्वाचन जो है उसके पास प्रताप जो है उनकी शक्तियां ज्यादा होती है, निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां ज्यादा होती हैं। और सूचना आयुक्त तो सूचना देंगे, यानी राजकुमार जी जो है वो सूचना देने का काम करेंगे, ठीक है। चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कितना, इससे संबंधित ऐसे जोड़ सकते हैं।
ठीक है। और चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है, कौन बताएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है कितना वर्ष होता है? 5 साल का। नहीं, ऋषु मैम आप बताइए। ऋषु मैम डाउट है, आई थिंक 4 साल या 5 साल में नहीं, 4 नहीं, एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है कि 3 वर्ष या 65 वर्ष समथिंग है, कुछ ऐसा। एक बार देख लीजिए। 62 है, 65 नहीं, 62 है। 3 वर्ष 62 क्या है? 62 है, 362 है सर। 62 है सर। 62 और क्या है? 3 3 इयर्स, यस, 362। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसी चीजें याद करनी चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है ये 5 65 362 चीजें बहुत कंफ्यूजन होता है। नहीं, देखिए, आप राज्य में जितना है, ठीक है, राज्य में आंख बंद करके 62 चल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चुनाव आयुक्त है, इसको अलग कर लीजिए, क्योंकि सूचना आयुक्त जो है 65 वर्ष तक आयु तक आ गए, ठीक है। और मैक्सिमम जो राज्यों में होता है वो 62 वर्ष है, और जो सेंट्रल में है वो 65 वर्ष है, मैक्सिमम चीजें। और कुछ जगहों पे 70 वर्ष हो जाता है, जैसे मानवाधिकार आयोग का जो होता है, मानवाधिकार आयोग में 70 वर्ष होता है, ठीक है। और इसको कोरिलेट जी मैम। सर, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी की वेबसाइट है, सर इस पे ये दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो निर्धारित किया जाता है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में होगा मैम ये, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, और जैसे मान लीजिए जो ये पारित किया गया होगा ना, संविधान का संशोधन, संविधान वाला, उसमें कुछ और होगा। आई थिंक हर स्टेट ना अपने हाँ, हिसाब से वही रखता है, जैसे इसमें स्टेट बना सकता है। हाँ, वही तो आप जो बता रही हो सकता है स्टेट ने बना दिया हो अपना, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो क्या है, लोकायुक्त का कार्यकाल अखिलेश यादव जी की सरकार में कर दिया गया था 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष कर दिया गया था। और ये प्रश्न आया था 2017 के, अभी भी 8 ही वर्ष से अभी प्रस्ताव कर दिया है सर। अच्छा, 6 साल कर दिया है ना। 6 साल कर दिया है, देख लीजिएगा, क्योंकि अगर घटा दिया होगा प्रस्ताव पारित करके तो हो गया होगा, ठीक है। मुझे अभी थोड़ा सा इस पे डाउट है। चलिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन हो गया था, तो संविधान संशोधन हो गया है संसद में मतलब सॉरी विधानसभा में हो गया था। चलिए, मंजूरी नहीं दी है। चलिए ठीक है, सर जी जुड़ चुके हैं। और सर जुड़ चुके हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि अब सब लोग सर के साथ हम लोग चलते हैं, और अपनी जो कॉपी खोल लीजिए और नए कोड के लिए तैयार हो जाइए। सर देखिए, आज अपने ज्ञान के पिटारे में से कौन सा खजाना खोलने जा रहे हैं सर। अभिवादन। आज हम उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर बात करेंगे। जो हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं, कोई बता सकता है किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? सर भारत की। बिल्कुल। तो भारत में दुर्योधन की सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख मिलता है किरात अर्जुनियम में, और उसके लिए जो नहर है उसके लिए कौन जो प्राचीन संस्कृति है या प्राचीन भारत की संस्कृति, नहरों के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? अदेव मातृका शब्द मिलता है। एक होता है देव मातृका, जो देवताओं के द्वारा माताएं हैं, नदी है, नदी को माता का दर्जा दिया गया है, जैसे गंगा यमुना जितनी भी हैं, उनको क्या कहा जाता है? देव मातृका, या नदी की पर्यायवाची है। और जो देवताओं के द्वारा नहीं दी गई है, मानव निर्मित नहरें हैं या नदियां हैं, उनको क्या कहा जाता है? अदेव मातृका। तो आज हम अदेव मातृका पर चर्चा करने जा रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश है इसके संदर्भ में। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो नहर की शुरुआत की गई थी, वह पहला सिंचाई हेतु पहला कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था 1823 में, ठीक है। तो जब वर्षा से सिंचाई नहीं हो पाती है तो फिर किसका सहारा लिया जाता है? जो कृत्रिम साधन है, ठीक है, कृत्रिम साधनों के द्वारा सिंचाई का सहारा माने सहारनपुर, ठीक है। सबसे पहले जो सिंचाई के लिए संयंत्र खोला गया या कार्यालय खोला गया, वह सबसे पहले कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में 1823 में, ठीक है। यह एक तथ्य है। अब इस तथ्य को आपको कैसे दिमाग में रखना है कि सिंचाई का सहारा कब लिया जाता है? जब बरसात नहीं होती है। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि सिंचाई का सहारा, सिंचाई माने तो ठीक है, सहारा का अभिप्राय क्या हो गया? सहारनपुर से हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंचाई का कार्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में खोला गया। अब उसके बाद फिर जो सिंचाई के साधन है, सब जगह सिंचाई किससे होती है? यहाँ पर
जो क्रम बता सकते हैं आप लोग, पूछा गया है। नलकूप सर नलकूप नहर कुआं से बिल्कुल बिल्कुल सही है। नलकूप से 73% करीब होती है, लगभग 74 समझ लीजिए। नहरों से 15% या 16% है और कुओं से 9%। ठीक है, यह साधारण सा तथ्य आप सबको पता ही है, इसमें कोई बहुत उस प्रकार की बात नहीं है। अब उसके बाद फिर आते हैं कि ये जो नहरों की शुरुआत हुई है, सबसे पहले जो पहली नहर है उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। हाँ, पूर्वी यमुना नहर है सबसे पूर्वी। पूर्वी। अब इसके नाम से देखिए स्पष्ट है, ये भी सहारनपुर में यमुना के किनारे से निकाली गई है। ठीक है, और लगभग 1440 किलोमीटर है। और इसके जो जिले, सबसे पहले तो जहाँ खोला गया सहारनपुर, फिर उससे सटा हुआ शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है और गाजियाबाद है और हापुड़ है। ये सारे के सारे जिले हैं। और जलापूर्ति इसकी कहाँ से होती है? हरियाणा के निकट है यमुनानगर, और वहां पर एक बैराज बनाया गया, उस बैराज का नाम क्या है? हथिनी कुंड सर। ठीक है, तो ये सब आपको तथ्य पता ही है, आपको केवल इतना बताना था ताकि दिमाग में बैठ जाए। पूर्वी का मतलब ही होता है पहले। ठीक है, और यमुना यम की बहन मानी जाती है, आप सबको पता है। और जो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होती है। मतलब यम ऐसे देवता हैं जो बहुत प्राचीन काल से हैं, सबसे पहले हैं। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, पूर्वी यमुना। ठीक है, पूर्वी माने पहले ही है, सबसे पहले यही है। और कहाँ से है? जहाँ इसका नगर है, जो जिसके नाम से ही एक नगर बना हुआ है, हरियाणा का यमुना नगर। एक बार मैं हरियाणा का इंटरव्यू देने गया था, तो यमुना नगर में एक मेरे मित्र थे, वहां पर रुका और यमुना का पूरा मैंने थाल देखा था वहां पर। तो यमुना वाकई में जैसे हथिनी कुंड कहा जाता है, तो बहुत ही बड़ा जैसे लग रहा था, हथिनी की कुंड जैसा। तो इस प्रकार से इसका जो जैसा नाम वैसा गुण को धारण करता है। तो ये इसमें ये इस तथ्य को ध्यान में रखना है। और उसके बाद दूसरा जो नहर है वह शारदा नहर है। ठीक है, और यह इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 में। और जो स्थान है इसका उत्तराखंड में बनवासा में है, शारदा नदी पे है एक। और यह जो है सबसे लंबी नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नदी है। शारदा किस देवी का अभिप्राय होता है, किस देवी का पर्यायवाची होता है? सरस्वती माता का। सरस्वती। तो हाँ, तो समझिए आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रवाहित होने वाली नदी है मानव मस्तिष्क में, वह कौन सी है? शारदा ही है। ठीक है, सरस्वती माता का ही। आप अभिमन्यु को याद करिए कि किस प्रकार से गर्भ काल से लेकर के और पूरा जो हमारा मस्तिष्क है, ये समझिए कि मरने के बाद भी काम करता रहता है, तंत्रिकाएं जो है वो चलती रहती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो न्यूरॉन्स है हमारी, मतलब भले न्यूरॉन्स जीवित रहती है, तो इस प्रकार से इसीलिए मस्तिष्क दान, मतलब तमाम चीजें जो दान की जाती है उसके पीछे यही रहता है। तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान देने का मतलब यही है कि आपकी बुद्धि सबसे अधिक लंबे काल तक प्रवाहित होती रहती है। और बुद्धि का अभिप्राय किससे है? शारदा से है। तो इस प्रकार से जो शारदा नहर परियोजना है, यह सबसे बड़ी परियोजना है उत्तर प्रदेश की, इसको दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद पश्चिमी गंडक है, यह ऐसी नदी है जो 2 राज्यों से है, उत्तर प्रदेश से और किससे है? बिहार। ये सब आपको पता ही है। फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है, कोई बता सकता है किस नदी पर है और कहाँ पर है? बेतवा। सर बेतवा नदी झांसी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किस पर है? माता टीला स्थान है। तो हम लोग सब माता से मिलने के लिए क्या होते हैं? बेताब होते हैं। ठीक है, माता टीला बांध समझ में आ गया? माता टीला बांध है, ये पूछा भी गया है। माता टीला बांध है किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, रानी हो या नौकरानी, माता से मिलने के लिए सभी बेताब होते हैं। बात समझ में आ गई? बेताब का अभिप्राय क्या हुआ? बेतवा नदी हो गया। और माता टीला का अभिप्राय क्या हो गया? माता। और है क्या, कौन सी नदी है? रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है, नदी का बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है, और बेतवा नदी पे माता टीला एक स्थान है, वहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं कि माता से मिलने को बेताब, रानी हो या नौकरानी। उसके पश्चात फिर रियन है, सबको पता ही है। रियन नदी किस नदी? रियन नदी जो है, रियन नदी घाटी परियोजना किस जिले में है?
सोनभद्र जिले में है। ठीक है, हिंद जो है सोने का था, सोने की चिड़िया थी, सब आपको पता ही है। स्थान कौन सा है? पिपरी स्थान है, पिपरी नामक स्थान है। अब उसके पश्चात फिर जैसे अभी ये था रानी लक्ष्मीबाई नहर है, उसी प्रकार से एक बेतवा नहर भी है, इसी पर बनाई गई है और वह किस स्थान से निकाली गई है? परीक्षा नामक स्थान से। ठीक है, परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है और ये बहुत पुराना है। जब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 से बेताब थे हम लोग आंदोलन, मतलब आजादी के लिए। तो 1885 में इसका निर्माण हुआ था और 86 से जलापूर्ति प्रारंभ हो गई थी। और परीक्षा नामक स्थान पर, ऐसे आप सब लोग अभी क्या हो? परीक्षा देने के लिए बेताब हो। ठीक है, परीक्षा देने के लिए बेताब। तो यहाँ पर भी परीक्षा नामक स्थान है, बेतवा नहर है और इसी के साथ आप 1885 को भी जोड़ सकते हैं। आजादी पाने के लिए बेताब। कांग्रेस संस्था की स्थापना 1885 में क्यों की गई? क्योंकि वो आजादी पाने के लिए बेताब थे। हम चाहते थे सारे हिंदुस्तानी की आजादी हमको मिले। ठीक, उसके बाद फिर इसी नदी पर है राजघाट बांध नहर परियोजना, यहाँ ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी पे है। अभी भी अम्मा हमारी हैं और जब उनका मैं पैर पड़ता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, तो हमेशा वो बोलती हैं बेटवा राजपाट करा। ठीक है, आशीर्वाद समझ में आ रहा है? भोजपुरी भाषा है लगभग, या इस प्रकार से बेटवा राजपाट करा। तो यहाँ पर वही है, बेटवा ही है, ललितपुर है। ललितपुर का मतलब क्या हुआ? लाल। आप सभी लाल हो या लाली हो या लल्ली हो, जो भी हो, लल्ला लल्ली। तो सभी के लिए राजपाट का क्या होता है? आशीर्वाद दिया जाता है हर माँ के द्वारा। तो यहाँ पर बेटवा और बिटिया जो भी है, आप सब राजपाट करो और राजपाट के साथ साथ जो राजघाट परियोजना है इसको भी याद कर लो। ठीक, ललितपुर जिले में है और राजघाट परियोजना है। जो नदी है वह बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी पे देखिए, बेतवा नहर हो गई, दूसरा राजघाट हो गया और तीसरा कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। मतलब हम रानी, ठीक है, तीनों ये इस प्रकार से और परीक्षा है। ठीक है, ये सारी चीजें उसी से जुड़ी है। पूरा परीक्षा है, जब परीक्षा आप पास करोगे तभी राजपाट करोगे और इसके लिए आपके अंदर बेताबी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने की बेताबी, लक्ष्य प्राप्त करने की बेताबी, शांति की बेताबी, सुकून की बेताबी, जिससे चीजें आगे बढ़ती रहें। ठीक, तो ये जो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं नदियों से संबंधित या नहरों से संबंधित, वो लगभग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक अर्जुन बांध है, कभी कभी पूछा गया था। अर्जुन बांध नहर कहाँ पर है? स्थान पर हमीरपुर में सभी लोग चाहते हैं कि अर्जुन हमारे पुर के रहें और चरखारी नामक स्थान पे है। ठीक है, चरखारी स्थान है। अब पेयजल से संबंधित है, ये एक बार काफी पहले पूछा गया था। गोकुल बैराज परियोजना किससे संबंधित है? पूछा गया था। किससे संबंधित है? पेयजल से संबंधित है। किस नदी पर है? सर यमुना नदी। यमुना नदी पर है। यमुना पर ही है। गोकुल माने ग्वालों का कुल, कृष्ण भगवान का कुल, जिसके नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ किसके किनारे? लौकुश है कानपुर में। ठीक, तो कृष्ण किस नदी के किनारे खेलते थे? यमुना नदी के किनारे खेलते थे, उन्हीं के नाम पर है गोकुल। और जो स्थान है कहाँ के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है? वृंदावन के लिए। तो ये समझिए पूरा यमुना और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जुड़े हैं। फिर लौकुश बैराज है या है कहाँ? कानपुर नगर को इसको आपूर्ति की जाती है। और कानपुर में कौन सी नदी है? गंगा नदी है, गंगा नदी। तो इस प्रकार से है ये। ठीक है, तो ये दो ऐसे हैं जो इससे संबंधित हैं पेयजल से, गोकुल बैराज और लौकुश बैराज। ठीक, पथराई बांध नहर पूछा जा सकता है, भी झांसी में है, तो इसको भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। झांसी की रानी की जो पत्थर की मूर्ति है वो बनी हुई है। किसने हराया था? किससे? जब यूरोज था और उसी ने कहा था इनके बारे में कि योद्धाओं में एकमात्र मर्द थी। जी सर। और झांसी की रानी का
किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये प्रयागराज से जुड़ी थी, हालांकि मूलतः मध्य प्रदेश की थी। और उनकी वो पंक्ति मुझे बहुत प्रभावित करती है। जब वो चिता में दहन हो रहा था तो उन्होंने कहा था, मिली ज्योति से ज्योति, ज्योति की तुम सच्ची अधिकारी थी। ज्योति का मतलब जो परम ज्योति होता है अग्नि। हमने आप सबको बताया था कि जो ऋग्वेद का पहला सूक्त है वो कौन सा है? अग्नि मीलम पुरोहितम। हाँ, अग्नि सूक्त है। ठीक है, आपने पहला मंत्र बता दिया, अग्नि मीले पुरोहितम। और पुरोहित किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अग्नि के लिए। और अगर देवताओं का पुरोहित आता है तो अग्नि होगा, और गुरु आता है तो इंद्र, बृहस्पति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सिंचाई परियोजना से संबंधित मुख्य तथ्य थे वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ हमने साइंस की चीजें देख रहे थे आप सबके लिए। आप सब नमक खाते हैं? जी सर। जी सर। क्या नाम है उसका? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आपने उसको गलते हुए देखा है? नमक गलता है? जी सर, गलता तो देखा। क्यों गलता है? ऐसा उसमें क्या होता है? मॉइस्चर मिलने से सर मॉइस्चर तो यहाँ भी है। आप क्यों नहीं गल रहे हैं? आप क्यों नहीं गल रहे हैं? चीनी को नहीं गल जाती? पानी अरे पानी तो आप ही मिलाया जाता है। सोडियम उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो डिलिक्वेंस होता है, प्रस्वेदक। सोडियम क्लोराइड होता है ना? सोडियम क्लोराइड तो नाम है। सोडियम क्लोराइड उसका नाम है, NaCl जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, उस सोडियम क्लोराइड में ऐसा कौन सा तत्व होता है जो कि उसको गला देता है? ठीक है, अच्छा उसका शरीर है वो गल जाता है। ठीक, उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये प्रश्न पूछा जा सकता है साइंस इन डेली लाइफ में। जो भी इस प्रकार की चीजें हैं तो उसको दिमाग में रखिए। तो आपके अंदर भी अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसको बाहर कर दीजिए, नहीं वो कब गला देगा कुछ पता नहीं है। ठीक, इसको हमने सोचा था आप सबको बताएंगे, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है। तो नमक खाने के साथ साथ जो गलाने वाली चीजें हैं, जलाने वाली चीजें हैं, उन सबको भी बाहर कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और आप मैग्नीशियम क्लोराइड और भी कहीं आपने देखा है? इसकी भूमिका फोटोसिंथेसिस जानते हैं? हाँ, तो उसमें जो हरित वर्ण होता है, क्या बोला आपने? क्लोरोफिल। हाँ, तो हरित लवक होता है। हमने जो हिंदी में पढ़ा है इसको, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, हरित वर्ण। तो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण ही होता है। ठीक है, और उसके पश्चात फिर कुछ चीजें हमने और देखी थी, जैसे सिल्वर। आप सब लोग सोने चांदी के लिए परेशान रहते हो, सभी लोग परेशान रहते हैं, जो भी मानव मात्र है। तो सिल्वर नाइट्रेट, आप सब जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, SDM के रूप में बन जाओगे या DM बन जाओगे, या मान लीजिए पीछे सेलाइड है तो भी इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी, तो आप सब किसी ने मतदान में प्रतिभाग किया है? मतदान में आप सबने प्रतिभाग किया है? यस सर। हाथ में कोई स्याही लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, उस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट ही रहता है। ठीक, और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी प्लेट में सर। फोटोग्राफी प्लेट में होता है। सजने और संवरने में जो भी केमिकल बनाए जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तो इसलिए इसको आप ऐसे, और एक और है, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड। हाँ, इसको ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। ब्रोमाइड माने ब्राइड। सजते हैं ना दूल्हे दुल्हन, इस समय सज रहे हैं, हम इसमें परेशान है, चारों तरफ बारात और ये जितने भी। तो ब्रोमाइड मतलब ब्राइड, जहां भी सजने संवरने का ये सब पूरा लगाने का काम होता है वो ब्रोमाइड होता है। ठीक है,
आयोडाइड का मतलब क्या होता है? आई। कौन आई? वर्षा आई। कैसे आई? कृत्रिम, तो आयोडाइड हो गया, आयोडाइड, ठीक है। और नाइट्रेट माने वहां पर समझ लीजिए कि इस प्रकार से कह दिया जाता है कि आपने अब एक बार हो चुका है तो नहीं अब दोबारा नहीं आना है। नाइट्रेट मतलब एक बार आप ट्रीट कर चुके हो, एक बार आ चुके हो, एक बार आपका ट्रीटमेंट हो चुका है या आपने प्रत्याशियों पर ट्रीटमेंट कर दिया है तो नहीं, अब दोबारा नहीं आपको आना है। तो ये 3-4 जो इससे संबंधित चीजें थी वो सब हमने आपको बताई। देख लेते हैं और कुछ आए तो बस इतना है। फिर और आगे फिर हम ऐसे अब मेरा उद्देश्य है कि साइंस, हालांकि जैसे मैंने आप सबको जो ग्रुप में मार्गदर्शन प्रेषित किया था उसमें लिखा था कि मैं इंटर में आर्ट साइड हो गया था, मतलब आईएएस हो गया था। तो आईएएस का यहाँ पर फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट आर्ट साइड। तो फिर भी साइंटिफिक टेम्परामेंट इस प्रकार से डेवलप हुआ कि पहली बार हालांकि मेरे केवल 20-25 प्रश्नों में 6-7 प्रश्न सही थे, लेकिन दूसरी बार जब मैंने परीक्षा दी तो तमाम जो एमएससी वाले लोग थे उनसे भी मेरे अच्छे रहते थे, क्योंकि फिर साइंस को मैंने जिया। और अब भी कभी अगर सही में मैं नमक देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये गल रहा है, तो इसमें मुझे नमक भी नहीं दिखता, मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड ही दिखता है। ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है, जिसको मैंने खुद पेंसिल हमारे पास थी जिससे अंडरलाइन करते थे, तो उसको जो वहाँ जहाँ वो लगाया जाता है कनेक्शन होता है वहां पर मैंने डाल करके उसको चेक किया था, करंट मारा था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा करंट नहीं मारता। तो इस प्रकार से समझिए कि ग्रेफाइट से फाइट किए तो पता चला कि ये सुचालक होता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार के उपयोगी साइंस वाले तथ्य हैं, जैसे अभी फोटोग्राफी की आप लोग बात कर रहे थे तो उसको हाइपो बोलते हैं ना, सोडियम क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। हाँ, क्या फिर से बोलो? फिर सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, शॉर्टकट में हाइपो बोलते हैं। और मैं जो जहाँ से मैंने फोटो बनवाई तो उसके पास गया, मैं उनका दिखाओ सोडियम थायोसल्फेट क्या है, तो हाइपो कर रहा था, कहा हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट नहीं है। तो इस प्रकार से आप जब देखने लगेंगे, साइंस को जीने लगेंगे, तो साइंस अपने आप में आ जाएगी। और वैसे भी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है या हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य भी है, मूल कर्तव्यों में है ना इसका उल्लेख। जी सर, जी सर, जी सर। अभी 2 दिसंबर बीत गया है, आप सबको कंप्यूटर चलाना आता है? हम जो चर्चा कर रहे हैं लगभग कंप्यूटर से चल रहे हैं। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो साइंस की चीजें हैं इस पर भी चर्चा होगी। अब ये चीज हो चुकी है। अब उसके बाद झीलें हैं, झीलों पर एक बार चर्चा हो चुकी थी। ये हाँ, झीलें और उसको जो क्या है रामसर स्थल है, इन पर चर्चा होगी। और इस प्रकार से साइंस के जो कैसे मनोरंजक तथ्य हैं जो सर रिक्वेस्ट है सर, मेले पे एक बार ले लीजिए, जितना मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कल मेले पर ले लेते हैं। कल मेले के झमेले से बाहर निकलते हैं। हाँ, मेले के झमेले से बाहर निकले, प्रयागराज में लग भी रहा है सर। मुझे मेला एक याद आ गया, जैसे शाकंभरी है, शाकंभरी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर। सर मैं शाकंभरी के पास का ही हूँ। हाँ, तो इसको आप वहाँ जीते ही इसको मैंने याद किया था, शाकंभरी का सहारा। जैसे अभी हमने कहा सिंचाई का सहारा, वैसे शाकंभरी देवी का सहारा। सहारा माने होता है ना कि अब हमारा ही सहारा है। तो इस प्रकार से ऐसे कल हम फिर मेले पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था सर। बताएं। जी रोहित सर बोलिए। सर जी सर, क्वेश्चन ये था, आपने बताया कि गंडक जो है वो यूपी और बिहार की सीमा से होकर बहती है। जी, तो सर ये RO21 में क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि यूपी में कौन सा राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो सोन था, हिंडन था, शारदा था और गंडक था। उसने गंडक माना हुआ था। यूपी से कौन नहीं प्रभावित होती है? जी सर, कौन प्रवाहित नहीं होती? प्रभावित लिखा है, प्रवाहित सर। देखिएगा, हालांकि इसमें जो मैंने आपको बताया इसमें से पढ़ करके ही बताया है। सर हमें भी गंडक पता था कि यूपी में बहती है। सर इसको क्लियर कर देते हैं सर। इसमें क्या था ना कि वो गंडक जो है सीमा पे बहती है, तो आयोग ने उसे यूपी में ना मान के सीमा पे माना था, बस ये था सर डाउट पे। क्योंकि जब प्रश्न आया था तो उसमें सर हम दिए थे, तो हम तो गंडक मार के आए थे, तो मेरा सही था। बट बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने बोला था, हमने बस उसको लोकेशन दिखाया कि देखिए बाउंड्री से होके जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बनाती है। तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री सर पश्चिम में बनाती है यमुना और पूर्व में बनाती है गंडक। जी सर, उत्तर प्रदेश की सर बाउंड्री सर पूर्व में बनाती निर्धारित होती है गंडक नदी से और पश्चिम में सर यमुना नदी से। ये प्रश्न सर बन सकता है।
ठीक है। केवल कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से सर गुजरती है, केवल ओनली। तो कुशीनगर तो यूपी में ही है सर, वो उसी बॉर्डर से जाती है। बॉर्डर से सर। 10 किलोमीटर रेंज। ठीक है, ठीक है। ये जो हथनी कुंड बैराज है, भी ये कितने राज्यों का है? ये 5 राज्यों का है। ये 5। जी सर। ठीक है। और साथ ही के बाद यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण किया गया है, 1872 में ही किया गया है। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? नया ताजे वाला बैराज। नया ताजे वाला बैराज। ठीक है। हथनी कुंड में कोई भी नहाएगा तो नया और ताजा हो जाएगा, तरो ताजा हो जाएगा सर। हाँ, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर हथनी अपने पैर से दबाएगी तो निश्चित रूप से ताजा और बाजा दोनों हो जाएगा। चलिए, ठीक है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन है सर। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस जिले में है? रानी लक्ष्मीबाई बांध सर ललितपुर। ललितपुर में है ना सर? जी। ललितपुर में। सर ठीक सर, वो कोई ललितपुर दोनों दिया है सर। हाँ, दोनों जिलों, झांसी और ललितपुर में है। देखिए, ये जो राजघाट बांधे, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, देखिए अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। ठीक है। जो राजघाट बांध है वो ललितपुर जिले में बनाया गया है, और ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये झांसी ललितपुर जिले में बेतवा नदी के माता टीला स्थान पर बनाया गया है। दोनों जिले इसमें लिखे हुए हैं। आपको लगता है दोनों की सीमा मिल रही है? ठीक है जी सर। सर मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जो ये राजघाट डैम है उसी को रानी लक्ष्मीबाई दूसरा नाम दे दिया गया, ऐसा कुछ था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये माता टीला स्थान पर है। ठीक है जी सर। ठीक है। थैंक यू। माता टीला सर कहाँ है? माता टीला झांसी और ललितपुर जिले, हमको लगता है दोनों की सीमा होगी। इसको आप लोग मैप पे देख लीजिएगा, भागीरथी इसको और क्लियर कर देंगे देख करके। जी सर। जी ठीक सर। है। इसको आप देख करके बता दीजिएगा। ठीक सर। ठीक है। फिर और कोई प्रश्न? कल फिर मेले पे मिलते हैं आप सबसे। ओके, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। सर अभी आपकी उंगली सही नहीं हुई क्या? जी सर अभी आपकी उंगली सही नहीं हुई क्या? अरे भाई साहब, इतनी जल्दी मेरी चोट सही नहीं होती है। वही सर, अभी हम देखे तो हमको तुरंत याद है कि सर के भी तो उधर ही चोट लगी थी, अभी तक सही नहीं हुआ ये। 1-2 जख्म नहीं है, पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले। ठीक है, 1-2 जख्म नहीं है, पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले। ठीक है, फिर हम निकल रहे हैं। प्रणाम सर। ओके, नमस्ते। प्रणाम सर। तो चलिए, तो आ जाइए, हंसी के साथ तरोताजा होते हुए फिर सब लोग चढ़ते हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल की तरफ। एक वो जख्म नहीं है, पूरा शरीर है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले। नहीं, ठीक है, सारी चीजें तरोताजा हो गई, पुरानी से नई ना। आ जाइए, हम लोग चलते हैं अपने दर्द की तरफ, जो हम लोगों का दर्द है करंट अफेयर्स। आ जाइए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। जी हिमांशु सर, कुछ बोलना है क्या आपको जल्दी से? सर ये करंट अफेयर्स कब खत्म होगी सर? जल्दी खत्म करिए इसको। सर अब ये मान के चलिए कि 160 हो गया ना, 20, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार को कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है, इसकी जो शुरुआत की गई है मार्च 2024 में की गई है। इसको डेट देख लो, और डेट देखा गया तो क्या पीछे शायद 1 मार्च। इसको सर मंजूरी मिली थी, 8 अगस्त दी है, मंजूरी मिली थी, निर्देश दिया गया। अच्छा, इस योजना की शुरुआत है सर, यहाँ पे दे रहा है। मार्च में शुरुआत हुई है और 8 अगस्त को जो है सर, ये तो सर कंफ्यूज कर रहा है। नहीं सर, एक बार क्लियर कीजिए कि इसको मतलब कितने तारीख को मंजूरी है, योजना की शुरुआत दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका लक्ष्य जो है प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को, ठीक है, 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को ब्याज ऋण मुक्त प्रदान किया जाएगा। जब इसमें 8 अगस्त 2024 को सर मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इसको स्टार बनाते बाद में क्लियर करते हैं, आइए आगे। ठीक है, 2024-25 के बजट में इसमें 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसकी तिथि इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। बस ये मार्च 2024 है या फिर अगस्त, आप लोग जो बता रहे हैं उसको देख लेंगे। और रमेश सर अगर आपको प्रश्न पूछना पूछ लीजिए या फिर हैंड रेज हटा लीजिए, क्योंकि वो आंख जो होती है बार-बार लिंक करती रहती है उधर जाके। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के द्वारा कानपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा है? कानपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपको पता ही है कि कानपुर जो है रक्षा औद्योगिक जो गलियारा बन रहा है, देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो रक्षा औद्योगिक गलियारा बन रहा है उसमें से कानपुर भी जुड़ा हुआ है। आल का झांची, अगर आप लोगों को कोड लिखना हो तो लिख लीजिए, AAL का झांची, आगरा अलीगढ़, फिर आगरा अलीगढ़ और AAL एल से ललितपुर है ना, AAL कानपुर झांसी, हाँ ललितपुर लखनऊ, अच्छा आगरा अलीगढ़ लखनऊ, फिर कानपुर झांसी और चित्रकूट, 6 जिलों में रक्षा औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। और उसमें से कानपुर में क्या कर रहा है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। अभी हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा एक ऐसा कपड़ा बनाया गया है, एक ऐसा कपड़ा बनाया गया सिंथेटिक फाइबर से, जिसके नीचे अगर कोई भी चीज रख दी जाए, क्या सर? AAL का झांची, AAL, फिर का झांची, ठीक है, AAL का झांची। जिन लोगों का माइक अभी भी आना, कृपया माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज सर या मैम, जो भी है। चलिए, तो कानपुर में बन रहा है और अभी मैंने बताया कि कानपुर में IIT कानपुर के द्वारा एक ऐसा फाइबर बनाया गया, कपड़ा बनाया गया है, जिसके नीचे कुछ भी रख दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या रखा हुआ है। जिसके नीचे कुछ भी रख दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या रखा है। और इसका प्रयोग जो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, चीजों को छिपाने के लिए। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी सुरंग है वो कहाँ बन रही है? तो भारत की जो हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग का जो परीक्षण सुविधा है वो कहाँ पर विकसित की जा रहा है? IIT कानपुर के द्वारा। कहाँ विकसित किया जा रहा है? IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक। तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा कहाँ पर विकसित की जा रही है? IIT कानपुर के द्वारा विकसित की जा रही है। 2 चीजें हैं, S2 नामक जो सुविधा है 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान करने में सक्षम है। यानी यह सुविधा का क्या नाम रखा गया है? भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग का क्या नाम रखा गया है? हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का नाम रखा गया है यस-2। क्या नाम रखा गया है? यस-2, ठीक है। और इसका जो विकास है इसरो और DRDO के जो मिशन है, जैसे गगनयान, RLV, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, हाइपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल हैं, इनके संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगा। यानी अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे विधि हुआ, वही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 2 बार दे दिया है, कट मार दीजिए। वाराणसी पे आ जाइए, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हरित जल मार्ग पहल का उद्घाटन किया था 23 फरवरी को। साथ में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमैन, ठीक है, कैटमरन पोत यानी MV गुह और MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया था। कैटमरन क्या होता है? तो इस पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। और MV गुह जो है आपको पता है अयोध्या की सरयू नदी पर, जबकि MV जो निषाद राज है वो वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा, ठीक है। नौकायन के लिए है गुह। आप सभी को पता है जो गुह है, शायद हमको लग रहा है कि ये निषाद राज और जो गुह है वो आपस में जुड़ा हुआ है क्या? कुछ रामायण से जुड़ा हुआ है ये ना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। निषाद राज तो मान लीजिए वो थे जिन्होंने भगवान राम को सरयू नदी पार कराई थी, ठीक है। निषाद राज गुह पूरा उनका नाम था। अच्छा, पूरा नाम ही था, ओके, थैंक यू मैम। उनका नाम था। ठीक। चलिए, और इसी संबंध में मैंने एक कविता भी लिखी थी कि नैया में बैठे राम भैया बहोरी मैया धीरे धीरे, ठीक है। तो इसे पूरे लोकल मतलब जो कहता है ना कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख दी थी, बड़ी अच्छी गीत बन गया था। तो वाराणसी में चलेगा निषाद राज और गुह चलेगा कहाँ पर? MV गुह जो है वो चलेगा अयोध्या में सरयू नदी पर, ठीक है। उसका श्री कल्की धाम मंदिर, श्री कल्की धाम जो मंदिर है वो संभल में बन रहा है, ठीक है। कल्की धाम मंदिर कहाँ बन रहा है? संभल में बन रहा है, इसे आप याद रखिएगा। कल्की धाम मंदिर संभल से गंगा एक्सप्रेसवे भी गुजर रही है, ठीक है। संभल से क्या है?
गंगा एक्सप्रेस से गुजरती है। कल्की धाम का निर्माण जो है ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़िए। कल्की धाम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये संभल में है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है, किसके द्वारा? पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा कर दिया गया। भारत के वर्तमान में जो न्यायमूर्ति है उनका क्या नाम है? हैंड कीजिए। भारत के वर्तमान में, जी हिमांशु सर बताइए। संजीव खन्ना। संजीव खन्ना है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में सीटों की संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है, कुल कितनी निर्धारित है? अश्विनी सर, कुल कितनी निर्धारित है? अश्विनी सर 34 सर। 34, ठीक है। वर्तमान में जो एक्टिंग है, मतलब 34 में से कुल कितने एक्टिंग जज हैं वर्तमान में? सचिन सर। पल्लवी मैम, एक्टिंग कितने हैं? मतलब 34 में से कितने सीटों पर एक्टिंग है? अभी कुछ सीट खाली है। नीलमा मैम बताइए आप। सर 22 है क्या? नहीं, वंशिता मैम, इतना कम कहाँ रहेगा? वंशिता मैम 30 है क्या? नहीं, 34 33 है, 33 है। 31 है, 31 33 है सर, 33 33 अभी। 33 है। हाँ, अभी कल की रिपोर्ट है ये। कल में अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस है उनको मतलब शपथ दिलाया गया, ठीक है। तो 33 हो गई है, अब एक सीट खाली है। चलिए आगे बढ़ जाइए। दिव्य अयोध्या ऐप जो है 24 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए, यानी अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने हैंड रेज किया, कुछ बोलना है क्या आप लोगों को? कन्हैया सर, निर्वाण। चलिए सर जी मैम। जो मतलब अभी आप बोल रहे थे 33, उसमें मतलब सर अध्यक्ष मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको छोड़ के तो हमेशा 33 ही रहते हैं। हाँ, तो अभी जो बोला हमने, क्या पूछा कि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है, ठीक है। कितने लोग एक्टिंग है? तो अब ये एक्टिंग आपको बताना, तो 33 बताना है। अगर आप यह बताती कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 बोलती हैं तो 34 नहीं बोलेंगी आप, ठीक है। ऐसे ही शब्द में घुमा देगा वो, ओके। ठीक है। चलिए, तो सूक्ष्म लघु, जी नितिन कुछ बोलना है? दी इन्वेस्ट के वेबसाइट पे टाइम्स ऑफ इंडिया का वो डाला गया, मतलब ये लिखा है माय युवा स्ट्रीम जो है 3 मार्च को लॉन्च। 3 मार्च को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, 3 मार्च, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, देखिए डेट किसका किसका है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति है जो किडनी खराब होती है, 14 फरवरी को दिल दिए और 14 मार्च को किडनी देनी पड़ गई, और उसके बाद भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ठीक है। किडनी भी दिए, उसके बाद भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, वो हो लिया दूसरे का, ठीक है, किडनी देने के बाद भी। चलिए आगे बढ़ जाइए। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे, शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है, ठीक है। शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। इससे पहले जो है महाराष्ट्र और, ठीक है, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश से पहले जो 2 स्थान है महाराष्ट्र और तमिलनाडु का, अर्थात सर्वाधिक जो एमएसएमई है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में, और सबसे दूसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। और एमएसएमई के बारे में अब तथ्य आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, आप पूछेंगे एग्जाम से एक दिन पहले, किसी को भूल जाएगा तो, ठीक है। पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित भारत का उत्तर प्रदेश का, या पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित जो है पहला सैनिक स्कूल जो है मथुरा में राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है, और गोरखपुर में जगदीप धनखड़ के लिए किया गया है, जो कि सैनिक स्कूल है। ये बालिकाओं के लिए समर्पित है, वो सभी के लिए, ठीक है। और पहला जो सैनिक स्कूल है वो भी लखनऊ में ही खोला गया था, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में यात्रा की थी 30 दिसंबर 2023 को, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखी साथ में, और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को किया था। देखते हैं क्या है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। हम में से बहुत सारे लोग अयोध्या धाम जंक्शन की यात्रा कर चुके होंगे, बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है वो, अपने आप में एक अभूतपूर्व है। जहाँ पे राम मंदिर है वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अयोध्या धाम जंक्शन है, ठीक है, 500 से 700 मीटर की दूरी पर। उसके बाद यहाँ पर जो भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन थी, उसको हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री ने। अमृत भारत ट्रेन जो थी, जो चली थी दरभंगा से अयोध्या और होते हुए आनंद विहार टर्मिनल के बीच। तो भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस जो है दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चली है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? बिहार, यानी दरभंगा से लेके आनंद विहार टर्मिनल के बीच है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अदा अगर बनाना हो तो बना सकते हैं अदा, ठीक है। आनंद विहार और दरभंगा, ठीक है।
अमृत जो है अदा है, ठीक है, अमृत की अदा जो है, ऐसे में वैसे याद रहेगा, हमको नहीं तो भूलेगा। साथ में अयोध्या में हवाई अड्डा बनना, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। और पहली जो उड़ान है कहाँ से आई थी? श्रीलंका से आई थी। कहाँ से आई थी? श्रीलंका से आई थी। नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहली उड़ान जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर कहाँ से आई थी? अयोध्या से आई थी। सही, श्रीलंका से, लेकिन श्रीलंका से नहीं है ये, सॉरी, इसको छोड़ दीजिए। कुशीनगर में पहली उड़ान उतरी थी, ठीक है। कुशीनगर में जो हवाई अड्डा उतर रहा है, वहां पर श्रीलंका से पहली उड़ान थी, ठीक है। यहाँ पे कोई अभी दूसरा होगा। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 4 सड़कों, ठीक है, जिसका नाम रखा गया राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। 4 पथ का निर्माण किया गया है। और अभी जो श्री राम जन्मभूमि पथ है, इसी पे शायद मतलब विकास, मतलब जब रोड को चालू कर दिया गया, जिसके बाद सड़क धंस गई थी, इसको लेके बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था, ठीक है। तो अयोध्या हो गया। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर लता मंगेशकर चौक भी है, याद रखिएगा आप लोग, लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था, ठीक है, यहीं पर है। और अयोध्या में, साथ में अयोध्या में क्या है, मंदिरों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है टाटा के द्वारा। मंदिरों का संग्रहालय, ये भी फैक्ट है, पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, मंदिरों का संग्रहालय, ठीक है। आगे आ जाइए जी। दिसंबर में ही काशी तमिल संगम होता है, यानी बनारस में काशी तमिल संगम का होता है, बनारस में होता है, ठीक है। वाराणसी में नमो घाट में इसका कार्यक्रम का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 दिसंबर को, ठीक है। तो काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। नमो घाट पे कहाँ होता है? वाराणसी में नमो घाट पे होता है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुक्कुलर और मणिमेखलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में संविधान का अनुवाद किया गया है। किन 2 भाषाओं में, कौन बताएगा? संविधान का अनुवाद किन 2 भाषाओं में किया गया? हैंड रेज़ कीजिए। संविधान का अनुवाद पुस्तक अभी किन 2 भाषाओं में किया गया? जी अनामिका मैम बताइए आप। संस्कृति और मैथिली। वेरी गुड, संस्कृति और मैथिली में किया गया, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में 2 जो भारतीय भाषाएं हैं, यानी 2 भाषाओं में किया गया है, ठीक है, संस्कृति और मैथिली, ठीक है। मैथिली को किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में शामिल किया गया था? भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था मैथिली को। हैंड रेज़ कीजिए। जी, रिशु मैम बताइए आप। सर 71 अमेंडमेंट। 71 था मैथिली। नहीं सर, 92। नमक मैम मणिपुरी है ना? अच्छा सॉरी। हाँ, एसडीएम बनना वाला कोड था ना, एसडीएम मैथिली। मैं एसडीएम बनूंगी, ऐसा बना सकती, मैं एसडीएम बना लीजिए तो याद रहेगा, ठीक है, मैथिली। चलिए, तो थिरुक्कुलर हो गया, मणिमेखलई आप लोगों को बता चुके हैं। ईसी सीम तीजी वलयपत कुंडल केसी, इसका कोड आप लोगों को पता होगा, ईसी सीम तीजी, ठीक है। इलांगो आडिगल जो रचना है, ठीक है। ईसी शीतल सतनार की। सर ये जो संस्कृत और मैथिली वाला सर एक बार फिर से ये किसका बताएं? संविधान का अभी हाल ही में अनुवाद किया गया संस्कृत और मैथिली में, इसका भी लोकार्पण किया गया, ठीक है, संविधान दिवस के दिन। संविधान दिवस के दिन इसका विमोचन किया गया है संस्कृत और मैथिली अनुवाद में, ठीक, क्लियर है। और हाँ, इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई थी। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई थी, ठीक है। और इस कार्यक्रम में तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश की जो बनारस बीएचयू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? करेंगे सर, बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916, ठीक है, वेरी गुड। आधे ये नीचे स्वर वेद महामंदिर जो है वाराणसी में बना है और इसका शताब्दी समारोह मनाया जाना है कल, ठीक है। शताब्दी समारोह जो है कल होने वाला है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। 18 दिसंबर 2023 को कल इसका शताब्दी समारोह होगा, क्योंकि योगी जी बनारस में आ चुके हैं और ये कल जाएंगे इसी शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए, ठीक है। इसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं स्वरवेद मंदिर के, और ये बहुत भव्य बना हुआ है। स्वरवेद जो है किसके द्वारा रचा गया, कौन बताएगा? स्वरवेद किसके द्वारा रचा गया है? जी वीरेंद्र सर आप बताइए। हाँ, सदाफल देव के द्वारा रचा गया। हाँ, ये जब मैं गया था तो मैं देखा, बहुत भव्य और नक्काशी इसकी बहुत ही कहते हैं ना उत्कृष्ट, मतलब बहुत ही अच्छी की गई है। आ जाइए, तो ठीक है। जो सर इसके रचनाकार कौन है सर, एक बार? सदाफल देव अगले लाइन पे दिया है सर। स्वरवेद महामंदिर जो है
सर ये मंदिर तो है नहीं, फिर इसको मंदिर क्यों बोलते हैं? तो मेडिटेशन सेंटर है ना, यहाँ पे कोई मूर्ति भी नहीं है। सर ऐसा आप कैसे कहते हैं कि मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है? सर मैं गया था, वहाँ पे किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। सर भगवान की मूर्ति नहीं, लेकिन सदाफल देव जी की तो मूर्ति है। आपने शायद नहीं देखा, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे ही सामने है सफेद रंग की प्रतिमा। या आप जब गए हो तो उस समय ना रहा हो, अब इस समय है। हाँ सर, जब आप कब गए स्टार्टिंग थे? में गया था। अच्छा, आप स्टार्टिंग में गए होंगे तो वो समझ। अभी मैं गया था, मतलब मुश्किल से हमको लगता है 1 महीना पहले, हाँ 1 महीना पहले गया था, तो वहाँ पे है। ठीक है, मैंने वीडियो भी बनाया था अच्छी से। ठीक है, चलिए। इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा सकता है। 7 मंजिला है ये। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक केंद्र विहंगम योग, याद रखिएगा, विहंगम योग संस्थान के प्रणेता हैं कौन? सदाफल देव जी महाराज। ठीक है, सदाफल देव जी महाराज विहंगम योग के प्रणेता हैं, विहंगम योग। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लेक क्वीन क्रूज, लेक क्वीन क्रूज का संचालन किया गया है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में किया गया, रामगढ़ ताल में। लेक क्वीन क्रूज का संचालन कहाँ पे किया गया है? रामगढ़ ताल में किया गया है। इसके अलावा आ जाइए नीचे, 42वां रामायण मेला, 42वां रामायण मेला जो है 14 दिसंबर को अयोध्या में शुभारंभ किया गया है, 42वें रामायण मेले की। ठीक है, और इस रामायण मेले की जो शुरुआत है तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र के द्वारा किया गया था 1982 से। श्रीपति मिश्र के द्वारा 1982 से किया गया था। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 7 नवंबर यानी नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया था, और राज्यपाल की मंजूरी इसी को मिल गई है 7 दिसंबर को। कब मिली है? 7 दिसंबर 2023 को। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या? उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए, अभी गठन नहीं हुआ होगा। प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 11। प्रदेश में कुल कितने जलमार्ग हैं? 11 है। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? जी हिमांशु सर, कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, देश का पहला, विवेक सर आपका भी हैंड रेज है प्लीज। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? सहारनपुर में। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? सहारनपुर हो रहा है। जो आईआईटी जो रुड़की का सहारनपुर में स्थित परिसर उसी में हो रहा है। ठीक है, और ये 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सम्मत करेगा, साथ में 6G पर शोध करेगा। 6G पर। ठीक है, तो देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? आईआईटी रुड़की में हो रहा है। आगे बढ़ जाइए। अयोध्या में ये जो द्वीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस बार भी तोड़ दिया गया है। ठीक है, इस बार भी तोड़ दिया गया है, तो इसको रिकॉर्ड को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, अयोध्या शोध संस्थान जो है 1986 में स्थापित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित है। इसके कार्यक्षेत्र को विस्तार दिया गया और साथ में इसका नया नाम कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। प्रश्न ये बन सकता है कि अयोध्या शोध संस्थान का नया नाम क्या कर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। ठीक है, इसके अलावा शायद भातखंडे जो संगीत संस्थान था, इसका भी नाम बदला गया। कौन बताएगा इसका क्या नाम किया गया? कौन बताएगा? भातखंडे संस्कृत शायद, हाँ, संस्कृति से कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संस्कृति, हाँ संस्कृति से किया गया, बस इसको याद रखिएगा। देख लो नितिन क्या है, नितिन या रिशु मैम, आप जो भी लोग जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, मतलब भातखंडे जो संगीत संस्थान है, इसका नया नाम जो है भारतीय संस्कृति कुछ करके किया गया है। सर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया है। भातखंडे 2022 में स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। जी, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जी संस्कृति कर दिया है, संगीत की वजह संस्कृति कर दिया गया। ठीक है, चलिए, और चीजें हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान कहाँ पर है? अब ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है, और जी सर बोलिए। सर एक भारत खंडे संगीत संस्थान भी तो था ना यूपी में? भारत खंडे नहीं सर, वही भात खंडे है। आप जो भारत खंडे बोल रहे हो, भात खंडे है सर। अच्छा, हाँ, तो मैंने इसको बनाया था भात खंडेल। भात खंडेल से याद आ रहा है, लॉ से लखनऊ याद हो जाएगा। ठीक है, हमारा कोड ऐसे ही रहता है। कलावा मैंने बनाया है, यानी जो कला संस्थान है वाराणसी में है। ठीक है,
तो ऐसे बना के तो याद किए कि अगर आ जाए तो फैक्ट कुछ गलत ना होने पाए। ठीक है, भात खंडेल बना लीजिए, कलावा बना लीजिए, जो भी बन जाए। और उसके बाद सीभाऊ संघी है, सिंधी, और फिर सीभा भाषा, और फिर उर्दू, फिर सीभाऊ सिंधी नहीं संस्कृत, और फिर सीभाऊ संघी हिंदी, जो भाषा संस्थान है। ठीक है, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, और उसके बाद सिंधी और हिंदी। संस्कृत में जैसे भारत उर्दू भाषा संस्थान 1972 में है, और हिंदी और संस्कृति 1976 में। और सर एक है पंजाबी शायद है। नहीं पंजाबी नहीं सर, सिंधी है, सिंधी है, सिंधी है, सिंधी। पंजाबी सिंधी है, दो भाषा होती है। चलिए, पांच संस्थान है, पांचों संस्थानों को मैंने कोड बनाया हुआ है। सीभाऊ संघी, ठीक है, सीभाऊ संघी, और कोड है 9794 मोबाइल नंबर। सीभाऊ संघी, उसके बाद 9794 बस पूछ ले प्रश्न, हमारा तैयार है। लिखना चाहिए था आप लोग। 9794 72 76 76। मोबाइल डिकोड भी कर बता रहे हैं, देखिए सी से हो जाएगा सिंधी, भा से हो जाएगा भाषा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, फिर उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। तो सीभाऊ बना लीजिए, फिर संघ ही यानी संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी क्लियर है सभी को? 9794 72 76 76 मोबाइल नंबर है, याद रखिएगा। सर ये जो भात खंडेल संस्कृत संस्थान ये यूपी में कहाँ पे है सर? भात खंडेल बोल दिया सर, लॉ से लखनऊ। कैसर बाग में। कैसर बाग में। तो केसर पान मसाला खाना है क्या? इंडिया का भी आया एकदम सामने है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आ जाइए आगे आइए जल्दी से। सर जो आपने अभी बताए सभी सारे लखनऊ में ही है ना? जी मैम, इसीलिए तो बना दिया था, क्योंकि अगर प्रश्न बन भी जाए तो गलत ना हो। सीभाऊ संघी 9794 72 76 76। मैं मोबाइल नंबर इसे बहुत याद किया हूँ। ठीक है, जैसे सिंधी वाले का सिंधी का सर सिंधी वाले का शायद 96 में हुआ था ना सर? 97 है सर, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार देख लीजिएगा, अगर 97 की जगह 96 होगा, 96 कर लीजिए। 96 है जी सर। देख लीजिएगा, 97 जहाँ पे 96 कर लीजिए, और क्या 96 है तो। एक बार फैक्ट डाल दीजिए, सिंधी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। चलिए आ जाइए आगे। तो प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ बन रहा है? प्रदेश में जो जनजाति संग्रहालय है वो बनेगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में। कहाँ पर? मिर्जापुर, सोनभद्र और, ठीक है, तो मीसू महारा बना सकते हैं। मीसू जो साइट है उसी से बना सकते हैं, मीसू महारा। ठीक है, मीसू महारा जो है मिर्जापुर में अतरेला पांडेग्राम में, सोनभद्र में जो है मारकुंडी में है, और महाराजगंज के कुंसरेवा में है। ठीक है, कुंसरेवा में। क्लियर है? कोई देख रहा है डिशू में या फिर नितिन? जो भी हो आप देख लीजिए जल्दी से। सर 97 में ही है सर। 97 है रोहित सर, देख लिया आपने? जी सर नेक्स्ट ठीक है, फिर 97 कर लीजिए सब लोग। 97। चलिए लखनऊ परीक्षावाड़ी में कितना गलत दिया हुआ है? नहीं, परीक्षावाड़ी मैम 97 है, मेरे पास परीक्षावाड़ी 97 है। मेरे पास भी है सर, उसमें 96 दिया हुआ है। कौन सा, पतली वाली या मोटी वाली? मतलब मोटी वाली है। एक मोटी वाली है, तो मोटी वाली में फैक्ट गलत है। आप छोटी सी है, मतलब उसको प्रीलिम्स का ज्यादा दिया हुआ है। नहीं, प्रीलिम्स का ज्यादा दिया हुआ। आप में कितना पेज है? लगभग 126 140 ऐसा पेज है। नहीं 188 है सर। 188 है ना, इसीलिए उसमें थोड़ा सा फैक्ट गलत है, मैं उसको नहीं पढ़ता हूँ।
अरे सर ये तो फिर उसमें थोड़ा फैक्ट गलत है, ज्यादा नहीं है। मैं पतली वाली पढ़ता सर हूँ। गूगल सर्च में तो ये दिखा रहा है सर, ये हजरतगंज लखनऊ में है, और सर 7 फरवरी 1996 को इसकी अधिसूचना जारी करके स्थापना हुई थी। अब 1 मिनट आप लोग ये तो ऑफिशियल वेबसाइट से सर इसमें देखा ठीक है, जाए। ठीक है, देखा जाए वहीं पे, वहीं पे। अभी रोहित सर बता रहे थे 97 है, तो फिर अभी एक बार क्लियर कर देंगे। छोड़िए, इसको भी क्लियर कर देंगे अभी। आगे आइए। चलिए, 2 चीजें हो गई और एक उधर बताना, ये क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ना राज्य में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण रखा गया। ठीक है, कहाँ पर? राजधानी में। नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बना? लखनऊ में। ठीक है, नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बना? लखनऊ बन रहा है, याद रखिएगा। और जो है गोमती नदी के तट पर, जिसे आदि गंगा के नाम से जानते हैं। गोमती नदी को किसके नाम से जानते हैं? आदि गंगा। संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बन रहा है? गोमती नदी के तट पर बन रहा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है। और समर्थ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 25 मई को। कब की गई थी? 25 मई को। प्रश्न बन सकता है कि समर्थ अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र को भी डिजिटल लेन-देन में सक्षम बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे। आगे आ जाइए गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हो रही है। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। वैसे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जी गणेश सर बताइए आप। सर बरेली में। बरेली में है। ठीक है, और एक मथुरा में भी खुला था ना? वो सर दीनदयाल है। हाँ, पंडित दीनदयाल। हाँ ठीक है, दीनदयाल है। इसी में दिया है सर। अच्छा दिया, मथुरा में स्थित। देखिए यही है, दिमाग वहां दौड़ा रहे हैं, नीचे दिया हुआ है। गोद में लइका भर गाँव डरेरा वाली जो कहावत है। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान की स्थापना की जा रही है। ठीक है, गो अनुसंधान की स्थापना की जा रही है। ठीक, यह महाविद्यालय गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला जो है पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। ठीक है, मथुरा में दीनदयाल है और फिर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जो है गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है, और पशुओं और जीव जंतुओं के साथ परीक्षण में काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है सर, जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय है, एक गोरखपुर में, एक भदोही में। अच्छा, भदोही में भी बन रहा है। जी। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए। आ जाइए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई 18 नवंबर को। देखिए 19 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस। ठीक है, सही है गलत? फिर से सर सही है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस और 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है ना। तो जो पुरुष है 18 नवंबर को प्रण लेता है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत कर रहा है, और फिर 19 तारीख को उसको अपने दिवस मनाने की आ गई। ठीक है, याद रहेगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान 18 नवंबर को। देखिए भाई, शौचालय सबकी जरूरत है, उसे जोड़ लीजिए ना। बच्चे के अधिकार के लिए शौचालय बनाना जरूरी था। ठीक है, तो बच्चे का अधिकार तभी मिलेगा जब उसके घर में शौचालय होगा। क्लियर है? ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और लैंगिक समानता और देखभाल का समर्थन करना कोई मतलब नहीं है। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 296 किलोमीटर और ये प्रदेश के 7 जिलों से गुजरता है। चिबा, हमीम, जाओ, इटावा। चिबा, हमीम, जाओ, इटावा 296 किलोमीटर है और इसके किनारे 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीछे कोड बताया जा चुका है, सभी को याद है कि नहीं है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ नहीं पूर्वांचल, फिर इतना बताया था, बुंदेलखंड, गंगा और यहाँ पूर्वांचल। ठीक है, याद है नहीं आप लोगों को? इससे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, किस जिले से नहीं गुजरती है? चलिए, बरेली। बरेली में क्या है? परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? बरेली में। ठीक है, झुमका गिर रहे बरेली के बाजार में, तो झुमका नहीं गिर रहा है, स्मार्ट कक्षाएं चल रही है बरेली के बाजार में, बरेली के विद्यालय में। ठीक है, अभी तक झुमका गिरने के लिए बरेली जाना जाता था, अब स्मार्ट कक्षाओं के लिए बरेली जाना जाएगा। ठीक है,
और इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा, नाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? नाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? बरेली में बन रहा है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या राम जन्मभूमि तर्ज पे होगा। कोई मतलब नहीं, नाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? बरेली में बन रहा है, बस इतना याद रखिए। उन्नाव में जो उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी है राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उन्नाव में किया गया, ठीक। और उसके बाद गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का जो शहर है, यहाँ पर हिंडन वायुसेना स्टेशन है और यहाँ पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह सम्मेलन था, ठीक है। पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में किया गया। कहाँ पर? हिंडन वायुसेना स्टेशन पे। कहाँ किया गया? हिंडन वायुसेना स्टेशन पर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में स्थित जो गाजियाबाद है, यहाँ पर एफएसएसआई के द्वारा, ठीक है, एफएसएसआई के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया, ठीक है। एफएसएसआई का एफएसएसआई एक्ट कब आया था? एफएसएसआई का एक्ट कब आया था? जी, वेरी गुड, 2006 में आया था, ठीक है। और चलिए, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया है। और इस परियोजना की जो कुल लंबाई है 352 किलोमीटर। कितनी है? 352 है, इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन की जो लंबाई है कितनी है? 352 किलोमीटर है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 352 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हुआ गोरखपुर में, ठीक है। नाइलेट के द्वारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर में किया गया। फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन कहाँ पे किया जाएगा? वाराणसी में, ठीक है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा, ठीक है। बेचू में, ठीक। कहाँ किया जाएगा? बेचू में किया जाएगा। इसके अलावा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? सितंबर 2023 में की गई है। और इसके तहत 25 दुधारी गांवों को 35 इकाइयां 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयों को स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ये सब मेंस में काम आएगा। और ये जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, प्रदेश के 10 मंडलों में क्या किया जाएगा? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, ठीक है। प्रदेश के 10 मंडलों में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये आयोग जो है गठन कर दिया गया है, ठीक है। गांडीव 5 क्या है? पुलिस मुख्यालय लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। गांडीव 5 क्या है? एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो एनएसजी नेशनल सुरक्षा गार्ड, एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? एनएसजी की 1986 में। वेरी गुड। एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनएसजी का मुख्यालय दिल्ली नहीं है, दिल्ली में नहीं, दिल्ली नहीं है, गुड़गांव मानेसर में है, गुड़गांव में है, मानेसर हरियाणा। नोट कर लीजिए आप लोग। एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है? मानेसर में है, ठीक है। चलिए, अब बिहार छोड़ दीजिए, बिहार का क्या कर दिए? छोड़ दीजिए। अब बिहार स्पेशल जिसको देने जाना है पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सर 1996 ही है, हर जगह 1996 ही दे रखा है। क्या चीज? सिंधी वाला? हाँ, परीक्षा वाणी की तो कौन सी बुक बता रहे हैं आप? सारी बुक में 1996 ही है। सारी बुक में 96 में दिया। मेरे पास जो पतली वाली है वो बहुत पुरानी है, जिसको मैं पढ़ा हूँ 2017 में लिया था और उसमें 97 है। मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, देख लूंगा एक बार, क्योंकि जो चीजें डाउट है सही चीज पता होनी चाहिए बस। अब देखिए 6 पेज छोड़ दीजिए। मेरे पास भी एक बुक है नेक्स्ट एग्जाम टाइम का, उसमें भी 96 दिया है। चलिए ठीक है, मैंने तो 96 दिया, तो बस वहाँ 97 96 कर लीजिए। 96 94 कर लीजिए, 96 94 72 76 76 कर लीजिए। मोबाइल नंबर गलत हो गया तो दूसरे के पास कॉल चला जाएगा, क्या दिक्कत है? एक अंक फार्दर करना है, कॉल सही लगेगी बस, और क्या। चलिए आ जाइए 167 पे, ठीक है। संडे मतलब ये समझिए, हमको लगता है कि दोपहर में जब हम लोग क्लास लेंगे ना संडे को, तो दोपहर में दृष्टि जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर शाम से रिवीजन शुरू संडे से, और फिर जो लास्ट वीक बचेगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, क्या पेपर सॉल्व कराया जाएगा बैक ईयर का। चलिए, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं अरविंद केजरीवाल के स्थान पर, ठीक है। बस इतना फैक्ट याद रखना, सबको याद होगा।
सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, सतीश कुमार, जिन्होंने जया वर्मा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? जया वर्मा का। ठीक, जया वर्मा जो थी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ थी, जया वर्मा। ये पूछेगा नहीं। जया वर्मा याद रखिएगा, सतीश कुमार। केसी वेणुगोपाल, और यहाँ पे अब देखिएगा जितने यहाँ पे नाम बताए जा रहे हैं, इन नामों को नहीं याद हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस लोक सेवा यानी लोक सेवा आयोग का जो प्रश्न होता है, नियुक्तियों से संबंधित बहुत कम प्रश्न होते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि जब भी प्रश्न आएगा तो सामान्य नियुक्तियां जो होती हैं उसी से होती हैं। अदरवाइज जो इतनी हम नियुक्तियां पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई भी नियुक्ति जो है पूछने की संभावना सिर्फ 1% है, 99% नहीं होता है। नियुक्ति जो होती है वही जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनको कोरिलेट कर लेता है कि मतलब किस राज्य में, किस देश में, कहाँ पर कोई राष्ट्रपति बना है, या फिर प्रधानमंत्री जो बने होते हैं, या फिर किसी देश के राष्ट्रपति के जो दौरा होता है उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये याद ना हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। लोक लेखा समिति 1921 में गठित की गई थी पहली बार, और लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी को, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 1921 में गठित की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं, किसे बनाया गया? केसी वेणुगोपाल राव। किसे बनाया? केसी वेणुगोपाल राव को, केसी वेणुगोपाल को। और ऐसा 1967 में एक परिपाटी बनाई गई थी। 1967 में एक परिपाटी के अनुसार जो है लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विरोधी दल का यानी विपक्षी जो दल होता है उसका जो एक कोई सांसद होता है उससे चुना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ना तो संवैधानिक प्रावधान है, ना तो वैधानिक प्रावधान है, ना ही कोई नीतिगत प्रावधान है। ये सिर्फ क्या है? परिपाटी है कि मतलब विपक्षी दल का जो नेता होगा, विपक्षी दल का कोई भी एक सांसद होगा, उसे बनाया जाएगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। क्लियर है ये? अभी तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला यहाँ तक हैंड रेज कर दीजिए अगर क्लियर है तो। ठीक है, फिर आगे नटवर सिंह। नटवर सिंह क्या है? केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इनकी एक पुस्तक लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ, भैया 2 लाइफ थोड़ी मिलेगी, 2 लाइफ मिलेगी तो घोटाला और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी नटवर लाल जानते ही हैं ना, देश भर में नटवर लाल की कहानी अलग ही रहती है। तो ये किताब अलग है, लिख रहे हैं वन लाइफ इज नॉट इनफ। नाम के अनुरूप है, एक लाइफ जो है याद करने के लिए या काम करने के लिए कम है। ठीक है, दूसरी लाइफ भी मिलनी चाहिए। बस इसे ऐसे आप जोड़ सकते हैं कि एक लाइफ जो है घोटाला करने के लिए कम है, दूसरी लाइफ मिलनी चाहिए जिससे घोटाला और अधिक हो जाए। तो याद रहेगा, किसी को भूलेगा नहीं, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसके बाद जो नियुक्त राज्यपाल है हरिभाऊ जो है राजस्थान के बने हैं, जिम्मी देव वर्मा बने हैं तेलंगाना के। जीते बना सकते हैं हरा जीते ओसी झांस। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर। ऐसे याद आएगा नहीं, पढ़ लीजिए, भले ही आएगा नहीं ये सब प्रश्न। मैच द फॉलोइंग में अगर आ जाएगा तो हो सकता हो आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ लीजिए एक बार कि हरा जो है जीते हैं, हरा जो जीते हैं ओसी ओम प्रकाश हो जाएगा सिक्किम का, संतोष जो है झारखंड के हैं। ठीक है, तो झांसी बना सकते हैं, झांसी। और छर रमेश डेका जो है रमेन डेका छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं। सीएच विजय शंकर मेघालय के हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब के हैं। ठीक है, साथ में चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो बनाए जा रहे हैं असम के। ठीक है, उसके बाद के कैलाश नाथन पुदुचेरी के हैं। एक बार देख लीजिएगा, बस मैच द फॉलोइंग हो सकता हो आ जाए। वैसे 2017 से लेकर 2023 तक का ट्रेंड है, चाहे पीसीएस का चाहे आरओ का, जितने भी राज्यपाल जी। नितिन कुछ बोलना है क्या? सर ये nsg.gov.in वेबसाइट पे तो लिखा है हेडक्वार्टर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मैं रामनगर पालम न्यू दिल्ली। अच्छा, दिल्ली है। चलिए ठीक है, फिर इसे करेक्ट कर लीजिए। लेकिन जब मैं जहां देखा था हमारे साथ देख लेंगे एक बार फिर से। फिलहाल दिल्ली आप लोग पढ़ लीजिए अगर साइड पे दिया हुआ है तो। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। इदासिसा नोंगरांग जो मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक हैं। ठीक है, इदासिसा नोंगरांग, ये पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहली महिला, पूर्वोत्तर के किसी राज्य की जो पहली महिला डीजीपी है। पहली महिला डीजीपी कौन बनी? इदासिसा नोंगरांग बनी। कौन बनी? इदासिसा नोंगरांग बनी। ठीक है,
आगे बढ़ जाइए। इरासी से ये पूछ सकता है प्रश्न, नियुक्तियों में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। उसके बाद देखिए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है 26वें भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना को संभालेंगे। उसके बाद जीना जस्टिस है। जीना जस्टिस तिरुवनंतपुरम की रहने वाली शिक्षिका है और अफ्रीकी क्षेत्र कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षा का पुरस्कार जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी यानी मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार को किसे समर्पित किया गया? जीना जस्टिस को। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक जी हैं कैम्ब्रिज जीना, कैम्ब्रिज जीना जस्टिस, ठीक है। और महाराष्ट्र के सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, ठीक है, की शिक्षिका मीना मिश्रा दक्षिण एशिया क्षेत्र में पुरस्कार विजेता रही है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में मीना मिश्रा है और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में कौन है? जीना जस्टिस। कहाँ की है? जीना जस्टिस, ठीक है। जीना जस्टिस ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की, ठीक है। उसके बाद मलेशिया की सिडनी एंजल बर्ड जो है ये वैश्विक विजेता रही हैं। वैश्विक विजेता कौन है? यह सिडनी एंजल बर्ड। सिडनी एंजल बर्ड कहाँ के हैं? ये है मलेशिया की, ठीक। तो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में वैश्विक स्तर पे कौन है? वह सिडनी, और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जीना जस्टिस हैं, और भारत में कौन है? महाराष्ट्र के हैं मीना मिश्रा है, ठीक है, मीना मिश्रा। उसके बाद ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, ठीक है, ये नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आप सभी को पता है कि चुनाव आयुक्त जो है वो पहले एक सदस्य था। 1989 में ये क्या जाता है? 3 सदस्य किया जाता है। फिर इसे कुछ समय के लिए एक सदस्य कर दिया जाता है। फिर ये 3 सदस्य वर्तमान में है। वर्तमान में कितने सदस्य ही है? 3 सदस्य ही है। और भारत में संविधान जो आयुक्त है, सॉरी निर्वाचन आयुक्त है, वो किस संविधान के अधिनियम के तहत, सॉरी संविधान के अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? जी अर्चना मैम बताइए। सर उसका उल्लेख नहीं है, बस 324 में निर्वाचन आयोग है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना। तो राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बस, ठीक है। चलिए, न्यायमूर्ति अजय कुमार एम खानविलकर, तो एम खानविलकर को लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है। पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष हैं। इसके अलावा जो लोकपाल है, लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं? कौन बताएगा? लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं? सर गीता बत्रा वाला इम्पोर्टेंट लग रहा है। गीता बत्रा छूट गया क्या जी? एक मिनट रुक जाइए, छूट गया क्या गीता बत्रा? अरे सॉरी, गीता बत्रा जो है भारतीय अर्थशास्त्री है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी। गीता बत्रा जो है भारतीय अर्थशास्त्री है, विश्व बैंक की जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है गीता बत्रा, ठीक है। तो गीता जो है वर्ल्ड बैंक में गई है, ऐसे बनाना जी, गीता जो है वर्ल्ड बैंक में है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है गीता बत्रा को क्या कर रहा है? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की जो स्वतंत्र मूल्यांकन। जी अर्चना में कुछ बोलना है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है फिर। और यह भूमिका संभालने वाली, यानी जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा इसकी भूमिका संभालने वाली जो है विकासशील देश की पहली महिला है, विकासशील देश की पहली महिला है, ठीक है। क्लियर है ये? आगे आ जाइए। वैसे बता, अभी मैंने प्रश्न पूछा था जो लोकपाल है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं लोकपाल में? जी निधि मैम बताइए। सर एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं। हाँ याद रखिएगा, एक चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। रंजीत कुमार जो अग्रवाल है चार्टेड अकाउंटेंट परिषद के द्वारा 25, ठीक है, 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। रंजीत कुमार अग्रवाल पूछेगा नहीं, छोड़ दीजिए। प्रभा अत्रे जो है शास्त्रीय संगीत की किराना घराने से संबंध है, इनका निधन हो गया है, प्रभा अत्रे। तो शास्त्रीय संगीत की किराना घराना से संबंध रखती है। किराना घराना किस राज्य में है? कौन बताएगा? किराना घराना किस राज्य से संबंधित है? सर शामली में है, ठीक है। तो में आप बताइए। हाँ जी सर यूपी के शामली से है। कैराना वहाँ पर एक जगह है सर, वहाँ से। अच्छा कैराना। हाँ जी सर। कैराना से ही याद है, कैराना से कोई विधायक संगीत सोम जी है ना? संगीत सोम सर विवादित रहते हैं। हाँ वही इसीलिए याद है। सर वो कैराना से नहीं है, वो सरदना से है। अच्छा नहीं मतलब वहाँ से वो है अतुल प्रधान। हाँ वो हार गए इस बार। नहीं हारने की नहीं। हाँ घर वापसी वही। हाँ सर वो 2013 में जो दंगे हुए थे ना,
मुस्लिम और वो थोड़ा उससे हाईलाइट हुए। हाँ वही मुझे कैराना उसी से याद आ रहा था। जी किसी का माइक आप कीजिए। किसका माइक ऑन है? किसी का ऐसा माइक तो हमको लग रहा है कि बस रिपीट होने लग रही। कोई दो चीज एक साथ ऑन करके रखा है क्या? जिसका भी दो चीज ऑन होगा तभी आवाज क्लैश कर रही थी। चलिए, मुनव्वर राणा ये शायर थे, इनका निधन हो गया है। इनकी कविता है शाहदाबा। शाहदाबा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। शाहदाबा, ठीक है। ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए। नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की निदेशक, पहली महिला निदेशक है, ये इम्पोर्टेंट है। नीना सिंह सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी सीआईएसएफ की स्थापना, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ठीक है। उमा शेखर क्या है? इंटरनेशनल, ये प्रश्न बन सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यूनिड्राइट की गवर्निंग काउंसिल में चुनी गई है, ठीक है। और इस पर चुनी जाने पहली भारतीय महिला अधिकारी है, ठीक है। उमा शेखर पहली भारतीय महिला अधिकारी जो यूनिड्राइट यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, की गवर्निंग काउंसिल में चुनी गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा उमा शेखर। देखिए, नीना सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है, साथ में ये उमा शेखर का नाम, ठीक है, क्योंकि पहली महिला है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल थी। इनका निधन हो गया है, ठीक है। और 1989 से 1992 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही है। और साथ में वह देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली मुस्लिम महिला न्यायाधीश। किस स्टेट की थी याद नहीं आ रहा सर तमिलनाडु दिया है, लेकिन सॉरी तमिलनाडु नहीं है, फातिमा बीबी केरल होगा, एक बार डाल लीजिए, क्योंकि तमिलनाडु की तो राज्यपाल दिया है। और देख लीजिए जल्दी से, फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश बनाए गए, छोड़ दीजिए कौन कौन बनते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। हीरालाल सामरिया जो है केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, हीरालाल, ठीक है। अब सूचना जो है प्रदेश में राजकुमार जी दे रहे थे, और यहाँ पे कौन देंगे? हीरालाल देंगे। कौन देंगे? राजकुमार और हीरा मिलके जो है सूचना देंगे राज्य और केंद्र में, ठीक है। राज्य में देंगे राजकुमार जी और केंद्र में कौन देंगे? हीरालाल। कौन देंगे? हीरालाल, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, पीछे आपने पढ़ा, पीछे अभी आप हम लोग पढ़ के आ रहे हैं किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नौसेना के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं? एयर चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह, ठीक है। अमर दिनेश बना सकते हैं, अमर दिनेश। अमर जो है वायुसेना को उड़ाएंगे और दिनेश जो है किसके हैं? नौसेना के। दिनेश किसके हैं? नौसेना के, ठीक है। उसके बाद अमृत मोहन प्रसाद है, छोड़ दीजिए। तुहिन दास, ये है वित्त सचिव, ठीक है। तुहिन कांत पांडे, इसको देख लीजिए। ऋषि मैम तब तक आप प्रश्न पूछिए, मैं पानी पी लूं, बहुत तेज गला सूख रहा है। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, जी सर। ये बताइए, जो गांडी 5 है, ये कहाँ पर हुआ है? यूपी में किस जगह पे हुआ है ये? वैष्णव सर, मैं जिसका नाम लो सर वो बताएं। और जो पहला सोलर एक्सप्रेसवे है, वो किस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है? विवेक सर आप बताइए। पहला सोलर एक्सप्रेसवे किसको बनाया जा रहा है? एकता शुक्ला मैम आप बताइए। बुंदेलखंड, ठीक है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, वो कितने जिलों से होकर गुजरता है? हिमांशु सर आप बताइए। मैम 7 जिलों से, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, वो जालौन, औरैया, इटावा। झांसी नहीं है सर उसमें। चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा, ठीक, ओके। और अब इस बात बताइए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये यूपी के किस शहर में आयोजित किया गया है? अनामिका मैम आप बताइए। मोहित तिवारी सर आप बताइए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 गाजियाबाद में, जी, ठीक है।
जो रामायण मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? यूपी के किस जिले में किया जा रहा है? विवेक सर आप बताइए। अयोध्या में। ठीक है। जो भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? पल्लवी मैम आप बताइए। मैम आनंद विहार से दरभंगा तक। ठीक है। ओके और मैम। इसका जो ओके मैम, थैंक यू आ जाइए। चलिए, क्योंकि लगातार बोल रहे हैं बहुत इसमें ठंडी की वजह से या तो गला सूख रहा है, फिर कुछ ऐसा भी हो रहा है। हेल्थ को लेकर इश्यू तो नहीं है, हेल्थ तो सही है, कुछ ऐसा ही गला सूख रहा है, बहुत तेज सूखने लगता है कभी-कभी तो। बबीता चौहान जो है ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई है बबीता, ठीक है। बबीता चौहान जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद आ जाइए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन बनाए? कीर्ति पांडे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बन रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। सारे नाम नहीं देखना है, बबीता देखिए, कीर्ति देखिए, ऊपर देखिए अमरप्रीत है, उमा शेखर है, नीना सिंह है और फिर फातिमा बीबी है ना, हीरालाल सामरिया है। बस इसको देख के बढ़ जाइएगा। हीरालाल सामरिया तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। गीता बत्रा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, गीता बत्रा, ठीक है। और साथ में मीना मिश्रा जो है शिक्षा वाले में है। आ जाइए, सीतापुर के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, राजेश वर्मा जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। विवेक सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, श्रीनिवास जो है एनएसजी के महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। एसबीआई के जो अध्यक्ष है, एसबीआई का अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो बनाए हैं चल्ला एस शेट्टी ना, श्रीनिवासुलु एसबीआई, ठीक है। बस एक बार देखना है, आगे बढ़ते जाना है, इंपॉर्टेंट जो होगा उसको बोल देंगे, ठीक है। गोविंद मोहन जो है देश के नए गृह सचिव बनाए गए हैं, कोई मतलब नहीं है। विनय मोहन कात्रा जो है ये जुड़ रहे हैं कहाँ से? भारत के अगले राजदूत होंगे अमेरिका में, ठीक है। राजदूत और एम्बेसडर आपको पता ही है कैसे कहा जाता है, राजदूत और एम्बेसडर, ठीक, कौन बताएगा? राजदूत और एम्बेसडर में क्या डिफरेंस है? राजदूत जी हिमांशु सर बताइए। सर जो राजदूत होते हैं जिनपे सर ब्रिटिश सरकार ने राज किया है जिन देशों पे, वो शायद राजदूत कहलाते हैं जिन देशों पे। और जो स्वतंत्र हैं ब्रिटिश साम्राज्य से, शायद वो एम्बेसडर है जहाँ तक। नहीं, रिसुम आप बताइए। तो जो राजदूत होते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ रहे हैं देश, गैर राष्ट्रमंडल देश, वो राजदूत होते हैं। बाकी जो होते हैं वो राष्ट्रमंडल देश। बस कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं उन्हें एम्बेसडर बोलते हैं। कॉमनवेल्थ देशों के अगर मैं कहीं होंगे तो एम्बेसडर होंगे और नॉन कॉमनवेल्थ से हो जाएगा, ठीक है, राजदूत। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आगे देखिए, राजेश नंबियार का नाम छोड़ दीजिए, राजेश कुमार का छोड़ दीजिए नाम। राहुल नवीन जो है प्रवर्तन निदेशालय के बनाए जा रहे हैं। बस ईडी की स्थापना हुई थी कब? 1956 में। ईडी अनुसार कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये राजदूत वाला फिर से क्लियर कर देते एक बार। राजदूत जो है, देखिए सर, अगर कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ कंट्री में जिसे भी नियुक्त किया जाएगा विदेश के देखने के लिए, ठीक है, संबंध बनाने के लिए, उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है, ठीक है। और नॉन कॉमनवेल्थ जो होंगे वो क्या कहे जाएंगे? राजदूत कहे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सर? जी सर। चलिए, यूपीएससी की अध्यक्ष बनाई गई है कौन? प्रीति सूदन, ये इंपॉर्टेंट है। ईडी की स्थापना लिख लिया आप लोगों ने, 1 मई 1956। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को, ठीक है। 1 अगस्त 2024 को प्रीति सूदन, ये इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा की अध्यक्ष जो बनाई जा रही है कौन? प्रीति सूदन बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद पहली महिला निदेशक चिकित्सा सेवा सेना के पदभार ग्रहण कर रही है साधना। साधना कौन है? साधना कहीं है, साधना करने सेना में, ठीक है, महिला निदेशक के रूप में। पहली महिला निदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में साधना जो है साधना करने गई है चिकित्सा में, ठीक है। उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक छोड़ दीजिए। दलजीत जो है बीएसएफ के महानिदेशक, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। बस इतना याद रखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी का नाम छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मनोज मित्तल जो है सिडबी के नए अध्यक्ष बनाए गए। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? लखनऊ में, ये याद रखिएगा। और मनोज मित्तल का नाम छोड़ दिएगा। सिडबी जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। शेखर कपूर है जो 55वें और 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किए हैं, छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। चंपई सोरेन जो है झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? अभी शपथ लिया जिन्होंने,
नए मुख्यमंत्री जो अभी शपथ लिए हैं? हेमंत सोरेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, विक्रम मिस्त्री जो है देश के नए छोड़ दीजिए। फिर रजत शर्मा जो है इंडिया टीवी के जो प्रधान संपादक है, इन्हें एनबीडीए का यानी न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इसको रजत शर्मा को कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिएगा। हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ठीक है, उन्होंने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वर्तमान में यही है। चुनाव हुआ है कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ है झारखंड में? हैंडल कीजिए, बताएगा आप लोगों को झारखंड में कितनी सीटों के लिए विधानसभा चुनाव? जी अमन सर बताइए। 81। वेरी गुड। और महाराष्ट्र में कितना हुआ है पल्लवी मैम? महाराष्ट्र में पल्लवी मैम? सर 88 है सर। नहीं 88 है। नूतन मैम महाराष्ट्र में 288। वेरी गुड, 288 है। क्लियर हुआ पल्लवी मैम? जी 288। ठीक है, चलिए। ऐसे हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है? हरियाणा में 90 है। वेरी गुड। पंजाब में कितना है? पंजाब में 117 है। पंजाब में कितना है? 117 है। ठीक है, हरियाणा में इसलिए पूछा भी, हरियाणा में चुनाव हुआ था ना इसके पहले। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी बने हैं। ठीक है, नायब सिंह सैनी बने हैं। चलिए, किसी का माइक, विवेक सर अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज जल्दी से। आपके साथ माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको लगता है, या तो ईयरबड्स में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर ईयरफोन में। ठीक है, या फिर कुछ तो है, क्योंकि जब भी आपका माइक ऑन होता है बहुत तेज से आवाज गूंजती है और गड़गड़ाती है। ठीक है, चलिए। एनएसए किसे चुने गए? राजेंद्र खन्ना को। देश में अतिरिक्त जो देश के अतिरिक्त एनएसए का किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। उसके बाद सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। महाराष्ट्र को जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे स्पेशल में। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? ये है मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? मनोज कुमार सिंह जी बनाए गए। ठीक है, उसके बाद रवि अग्रवाल जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर छोड़ दीजिएगा। ओम बिरला जो है कोटा राजस्थान से भाजपा सांसद है और लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार क्या हुए? लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन सी लोकसभा के? 18वीं लोकसभा के। ठीक है, राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। और भर्तृहरि महताब जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, जिनका काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस करने के लिए? शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए और नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक पद पे काम करने के लिए। ठीक है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये नाम इंपॉर्टेंट है सारा। ओम बिरला, राहुल गांधी, भर्तृहरि महताब, तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर वाला। नेफेड के जो अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नेफेड की स्थापना कौन बताएगा? नेफेड सर 1958। वेरी गुड, नेफेड है। उसके बाद बीएसएनएल है। अभी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च हुआ है। कौन बताएगा बीएसएनएल का नया लोगो में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या बदला गया था? जी बताइए। सर कलर चेंज हुआ था। नहीं, कलर तो चेंज हुआ, लेकिन साथ में और भी कुछ था उसमें इम्पोर्टेंट चीज। तो कनेक्टिंग भारत भी कर दिया था आई थिंक उसने। कनेक्टिंग भारत के साथ हमको लगता है भारत का जो वो था गोल वाला, उसकी जगह पे शायद भारत माता का चित्र आ गया है। एक बार देख लीजिए, वो पूरा मैप उस पे हो गया है सर। हाँ, मैप करके भारत माता का चित्र रखा गया है। ठीक है, चलिए। सर मैप आया है, भारत माता नहीं है। अच्छा, भारत माता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैप है फिर। ठीक है, मैप है। और इसमें कुछ और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था, कुछ बदला गया था। बड़ा अच्छी गहरी थीम थी आप लोगों को। आज ही था क्वेश्चन सर, उसमें वो 7 नहीं कुछ रखा गया ना कैटेगरी उसमें सर, आज ही क्वेश्चन। हाँ, वो तो क्वेश्चन था ही, लेकिन वो जो लोगो किया गया था चेंज, वो उसको नहीं डाला था मैंने। ठीक है, वो आप लोगों को फोटो में स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिया गया था। जब बीएसएनएल का लोगो चेंज हुआ था तो डाला था मैंने, और उसको पढ़ाया भी नहीं है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो पीआईबी छोड़ दीजिए, फिर जितेंद्र जी भारत है क्या नितिन? कनेक्टिंग भारत है। अच्छा, कनेक्टिंग भारत। यस सर, पहले ये कनेक्टिंग इंडिया था। हाँ, पहले लिखा रहता था बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, अब लिखा है बीएसएनएल कनेक्टिंग भारत। अच्छा, कनेक्टिंग इंडिया की जगह कनेक्टिंग भारत कर दिया है। कुल मिला के जो भारत का नाम प्रमोट करना है वो तो है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नया कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया था विजया भारती सयानी को। किसे कहा गया था? विजया भारती सयानी को
ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, मानव अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था भारतीय संसद द्वारा? मानव अधिकार अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम 1993। जी, निधि मैम आप बताइए। जी मोहित सर आप बताइए। 1993 सर। वेरी गुड। मैं कुछ कंफ्यूजन भी करा रहा था आप लोगों को कि देखें कंफर्म है कि नहीं। दरअसल 1993 में क्यों मानवाधिकार अधिनियम लाया गया था, कौन बताएगा? मानवाधिकार अधिनियम 1993 में क्यों लाया गया था? एक बार हैंड रेज कीजिए, देखें। जी मोहित सर आप बताइए। सर शायद उससे रिलेटेड था, ये भोपाल गैस त्रासदी नहीं उससे नहीं है सर, उससे नहीं है। रिसु मैम आप बताइए। सर कंफर्म नहीं है, बट कोई शायद सम्मेलन था पेरिस का या कहीं का, उसको कुछ लेके था शायद। अच्छा ठीक है मैम। यूएन चार्टर ना सर, यूएन चार्टर 1948 से शायद। सर वो चीज दूसरी है, भारत में 93 में क्यों आया मैं ये प्रश्न जानता। विजय सर आप बताइए। वही मैं कह रहा था सर कि ये यूएन चार्टर का मुद्दा था क्या कुछ, जो मुझे मतलब यूएन चार्टर सर 1948 में आया था। भारत में 1993 में लाने का कारण ये था कि 1991 में एलपीजी लागू हुई थी। ठीक है, एलपीजी की वजह से भारत में मजदूरों को क्या किया गया, स्वतंत्र किया जा रहा था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, तो उनका शोषण ना हो। और चूंकि दुनिया के देशों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि भारत जो है अपनी लाभ के लिए जो है मजदूरों का शोषण कर रहा है। ठीक है, मजदूरी कम दे रहा है और उत्पादन अधिक करा रहा है, काम अधिक करा रहा है। ठीक है, इसको लेके था। तो इसी वजह से भारत सरकार ने मानवाधिकार अधिनियम पारित कर दिया। और मानवाधिकार अधिनियम जो है, इसे जो आलोचक हैं इसे दंत विहीन टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत विहीन टाइगर। ठीक है, ये सिफारिशें कर सकता है, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दे पाता है। ठीक, क्लियर है? उसके बाद जो है इफको के नए अध्यक्ष छोड़ दीजिए। अब इस लाइन में नईमा खातून का नाम इंपॉर्टेंट है। बस नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम महिला। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये रोक दीजिए, नईमा खातून। ठीक, अब जिनको जाना जा सकते हैं, बस 5 मिनट आप लोगों से और लेंगे। जिनको प्रश्न पूछ सकता है अपना हैंड रेज कर लीजिए। और सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए। जो कोर ग्रुप के लोग हैं थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं, और लोग जा सकते हैं। कोर ग्रुप के लोगों से अनुरोध है कि पहले अपना हैंड रेज कीजिए, और जिन लोगों का टारगेट अब पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो जाता है, वो लोग हैंड रेज करें। ठीक है, बहुत कम लोग। अब तो टारगेट कम कर दिया गया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आ गया लगभग। चलिए ठीक है फिर। निधि मैम आप बताइए कि अब तो पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है और साथ में अब एनवायरनमेंट शुरू हुआ है, तो पॉलिटी में अगर आपसे प्रश्न आए तो क्या आपकी मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस कैसा है कि सही हो जाएगा या फिर अभी भी डाउट है? नहीं सर, कर लेंगे अगर आए तो। अच्छा ठीक है, फिर अगर कर लेंगे तो फिर हम एक आध बार बीच में टेस्ट मार देंगे। जो लोग बता रहे हैं हम स्पेशल बना के आप लोगों के पास भेजने वाले हैं, याद रखिएगा ग्रुप में 50 क्वेश्चन का। हाँ चलिए ठीक है फिर। रोहित पीछे का ज्योग्राफी में और थोड़ा हिस्ट्री में पीछे का छूट गया, वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि रोज का करने नहीं। अच्छा ठीक है, जो छूट गया मैं उसे छोड़ दीजिए। जो बीत गई सो बात गई, बोले टूटे तारे पर चंदा कब शोक मनाता है, पतझड़ से टूटे पत्ते पर पौधा कब शोक मनाता है। बस छोड़ दीजिए, जो छूटा है वो छूट गया। छूट जाता है ना, जिस दिन लीव लेते हैं उस दिन हो जाता है, जिस दिन नहीं लेते हैं उस दिन तो कुछ छूट जाता है। ओके ठीक है, रोहित सर आप बताइए। सर टारगेट जो है पूरा हो जा रहा है, और तो खैर सही बात है, कम कर दिए हैं आप तो। सुनो कि सर हमारे साथ भी कुछ छूटे हुए थे, लेकिन अब ठीक है सर, चलो अधिक हो जा रहे हैं। करंट एक्चुअल में सर कवर करने के लिए जो है, उसको मैं थोड़ा सा किया था कि करंट कवर कीजिए, करंट बिल्कुल कवर कीजिए। और जो अभी जो आप लोगों को प्रश्न दिया जा रहा है करंट अफेयर्स का, उसे तो 2 से 3 बार रिपीट करिए। मैं अभी आप लोगों को इसी में गच्चा देने वाला हूँ। देखता हूँ कौन तैयारी कर चुका है, कौन अपने पीछे से गलती सीखा है। अब ये आज कल परसों में चाहे जब गच्चा दूंगा एक ठो, देखते हैं कौन तैयार है। और जो तैयार नहीं रहा ना, अगर उसमें तैयार नहीं रहा तो पक्का उठक बैठक करने के लिए तैयार रहेगा। मैं पूरी क्लास में उठक बैठक करा दूंगा। इसलिए प्रश्न जितने दिए गए सही बता रहे हैं, हंसने की चीज नहीं है। क्रॉनिकल एडिटोरिया और ये नहीं, वो तो ठीक है सर। मैं ये करंट अफेयर्स की चीजों पर बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स लगातार आप लोगों को 5 पेपर हो गया ना, 5 पेपर में 4 करंट अफेयर्स हो गए। लगभग हमको लगता है कि 4 चौका 16, 160 प्रश्न आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि कितने लोगों का करंट अफेयर से 160 तैयार हो गया है। मैं एक दिन पूरा 100 का कंपाइलेशन मार के वही सारी चीजों में से उठा के दे दूंगा।
देखते हैं किसका तैयार हुआ है और तब गलती आप लोग किए फिर समझे रहिएगा। क्योंकि आपने पहली बार गलती की, गलती नहीं है, लेकिन दोबारा अगर वो प्रश्न गलत हुआ है, तो आपने उस प्रश्न को सीखा नहीं है और ये फिर अक्षम्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए नीलिमा आप बताइए। इसका सर एक टेलीग्राम टेस्ट अगर करा देते लाइव तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर टेलीग्राम पे इतना समय नहीं है सर। आप एक जान लीजिए कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना लोड है। सुबह से लेके शाम तक 8 बजे से मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, अभी आप देखिए 12:15 हो गया। समझ रहे हैं सर? नहीं, उसमें सर ये रहता है ना कि जैसे आप क्वेश्चन देते हैं और विद इन 30 सेकंड के अंदर उसका आंसर देना होता है 100 क्वेश्चन का या जो भी 60-70 क्वेश्चन जो भी बने। देखिए सर, पूरा मिला करके रिवीजन के बाद सर जैसे कंप्लीट करने के बाद टेस्ट का अगर 60-70 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो सर बनाने में सब टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है सर। एक-एक ऑप्शन चूज़ करना टाइम। हाँ, और सर वो जानते ही हैं आपके साथ हम भी कॉम्पिटिशन में हैं, तो अब उधर टाइम देंगे तो ना। क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे अब मज़ा ये आएगा ना कि आप लोगों को ये होगा सर के साथ कॉम्पिटिशन है मेरा। मैं भी अपने मामा के साथ कॉम्पिटिशन शुरू किया था और बहुत मज़ा आता था। मामा को हमेशा पीछे किया मैंने। मतलब ये रहा प्री और मेन सब जगह पे पीछे किया है। अंत में मामा परेशान होके छोड़ दिए कि अब नहीं देंगे, भांजे से बार-बार पीछे हो जा सिलेक्शन भी हो गया था, वो बात तो ठीक है, सिलेक्शन हो गया उनका 2016 में। इस समय वर्तमान में डिप्टी ऑडिट ऑफिसर है, लखनऊ में पोस्टिंग है। लेकिन उन्हें मतलब था कि पहले एसडीएम बनेंगे, इसका टारगेट था। लेकिन जब बार-बार मेरे से पीछे हो रहे थे, तो होता है ना कि मतलब भांजा मेरे से बात तैयारी शुरू किया और मुझसे ही सीखा और होता है ना गुरु गुरु रह गए, चेहरा शक्कर हो गया। मुझे ये कहावत सिद्ध करने में बड़ा मज़ा आया था। अब मामा से हमेशा मतलब 2017 में, 2018 में दोनों बार मैंने मामा का साथ दिया, 2017 का आरओ भी दिया था और हर बार मामा से मैं 10 क्वेश्चन आगे ही रहा। तो मुझे ये बहुत अभी सर नेक्स्ट आईएएस वाले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोर्ड में करा रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स का टेस्ट करा रहे हैं संडे को। तो उसको मैं दे करके आऊँगा, बस साझा करूँगा जर्नी कैसा रहा। नहीं ठीक है सर, करिएगा बिल्कुल। और सर आपको सीधा बताएँ कि मेन हम लोगों का टारगेट है पीसीएस का लोक सेवा आयोग। किसी आईएएस कोचिंग सेंटर या किसी का हमें उससे दिक्कत नहीं है। हम सर इतना जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का 25 क्वेश्चन आएगा, 22 क्वेश्चन हम लोग टच कर जाएँगे, 3 क्वेश्चन तुक्का में सही करके आएँगे। बस इतना मुझे पता है। किसी भी हाल में छोड़ूँगा नहीं, जब तक तोड़ूँगा नहीं तब तक छोड़ूँगा नहीं। ठीक है, वीरेंद्र सर आप बोलिए। ठीक है सर अब कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है ना, अब कंप्लीट हो रहा है, करंट पे ज़्यादा दे रहे नहीं हैं। तो कम करने के पीछे भी कारण है कि पीछे की चीज़ें वो रिकॉल होती रहें, इसलिए कम किया गया है। ठीक है, शुरुआत में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा दिया गया। सर शुरू का हमारा भी 1-2 छूट गया था स्टार्टिंग का, वो अभी समय नहीं मिल पाया, नहीं किए हैं सर। ओके, ठीक है सर। नीलिमा मैम आप बताइए। नीलिमा मैम। जी सर, पॉलिटी में तो काफ़ी अच्छा हो जी सर, पॉलिटी में तो काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। मतलब पहले से बहुत बेटर स्थिति में है हम। सर आज का ये जैसे ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैप से नहीं पढ़ा था। तो मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे कैसे अफ्रीका मैप जैसे आपने रिवीजन के लिए बोला था, तो ये कैसे मतलब पढ़ना है? ये चीज़ आपने गड़बड़ की। अफ्रीका मैप मतलब आपकी मैप अभी पूरी तरह से नहीं रिवीजन किया क्या मैप को? मैप में जैसे देखिए मैप उठाइए और नहीं सर, मैंने वैसे हाँ। जी, बोलिए, बोलिए। बोलिए मैम। सर जैसे जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के जो फैक्ट्स हैं मैंने वैसे पढ़े हैं, पर ऐसे मैप वाइज़ इसीलिए मेरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है। नहीं, यही इसी वजह से होगा और आप को जैसे और किसके साथ मैप वाली प्रॉब्लम है अभी? थोड़ा-सा एक बार हैंड रेज़ कीजिए। मैप वाली प्रॉब्लम और किसके साथ है? ठीक है। मैप में आपको क्या करना है मैम? जी मैम। जी सर। सर बोला था कि मैप में प्रॉब्लम तो है सर, लेकिन आज मैंने जो आप रिवीजन के लिए कहे थे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिए थे, तो मैंने एटलस रखा हूँ तो उसके साथ मैं मिला के देख रहा था और लूसेंट के जो उसके फैक्ट्स हैं उसको भी उसमें ढूंढ के देख रहा था। हाँ, वो ठीक है। मैं आपको बताऊँ मैप से आपको क्या देखना है। जैसे कोई पर्वत हो उसे देखिए, कोई झील हो वो किस देश के साथ सीमा साझा करती है वो देखिए, ठीक है? किन-किन देशों में वो है स्थित। साथ में जो समुद्र के तट पे स्थित देश हैं, उन्हें देखिए, ठीक है? और कौन-सी चीज़ उस देश की या फिर उस जगह की इम्पोर्टेंट है। जैसे जायरे में जो कांगो है, कांगो कटंगा प पठार है, वो किसके लिए जाना जाता है? कटंगा पठार? तांबे के लिए तांबे के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक?
तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं जो गंगा पठार है ये जायरे के अलावा अंगोला में भी है। हाँ, अंगोला मतलब विस्तार वही है, मेन वही जायरा में अभी खनन नहीं हो पाया, लेकिन कॉपर का बहुत विशाल भंडार है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जितने लोगों को दिक्कत हो रही है, तो एक बार मेरे पास मैसेज कर देंगे, मैं उन लोगों को एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास मतलब जैसे ये सोमवार मंगलवार यानी नेक्स्ट वीक जो चलेगा, उसमें मैं दोपहर के टाइम में मतलब अगर आप लोगों के पास समय होगा तो मैं 15-20 मिनट का एक-एक मैप जो है कॉन्टिनेंट आपको समझा दूँगा और जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं मैक्सिमम उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि फैक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, मतलब मैप से जो फैक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई खाड़ी है किस जगह पे है, कोई हवा जो चल रही है किस तट पे चल रही है, ठीक है मैम? समझ रही हैं नीलिमा मैम? तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर इसको हम समझा तो उत्तर प्रदेश की अच्छा रहेगा। जलवायु थी कि उसमें उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्ण, सर उसको क्लियर कर दीजिए, चूंकि उष्ण तो हो सकता है लेकिन शीतोष्ण ज्यादा सही पड़ेगा। नहीं वो सर शीतोष्ण ही है, ठीक है, शीतोष्ण है, क्योंकि जो कर्क रेखा के ऊपर जैसे आएँगे शीत और उष्ण दोनों मिलके बनता है, ठीक है। मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप बोल दिए तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ कि वहाँ पे शीत और उष्ण है। कर्क रेखा से जैसे ऊपर आएँगे, वहाँ हो जाएगा, ठीक है, शीतोष्ण। वैसे उपोष्ण एक टाइप आता है, उप और उष्ण आता है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, जैसे हम लोग जहाँ बनारस वाले हिस्से में हैं, ये जो मतलब जो विंध्याचल पर्वत के पास आएगा वो उपोष्ण आएगा। इसके ऊपर जब जाएँगे तो ये शीतोष्ण आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं अभी इसको बस डिटेल में डाल देता बाद में, लेकिन आप बोल रहे हैं तो बस इसको शीतोष्ण लगाइएगा अभी एग्ज़ाम में आता है तो। उष्ण तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि उष्ण जो कटिबंध होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे होगा, ठीक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है? वो होता है कर्क रेखा के ऊपर जैसे नॉर्थ में जाएँगे, वो तुरंत हो जाएगा शीतोष्ण, ठीक है? शीत और उष्ण मिलके होता है शीतोष्ण। ठीक है, क्लियर है? और सर ये परीक्षा वाले में सर उपोष्ण मानसून ही दिया है सर। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं कि जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो विंध्याचल पर्वत से सटा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे उपोष्ण है और इसके ऊपर जैसे जाएँगे शीत। अब जैसे मान लीजिए आप चले जाइए मेरठ की तरफ, ठीक है? तो वहाँ तो ठंडी ज़्यादा पड़ती है, शीत वाला हिस्सा लग जाएगा ना। जो नेपाल से सटा हुआ हिस्सा वहाँ तो शीत वाला लगेगा, ठीक है? तो वही चीज़ है ना, एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं मान सकते हैं, वो फैक्ट है ये, ठीक है? तो मैप के लिए नीलिमा मैम आप लोग परेशान ना होइए, मैं मतलब अब तो सैटरडे आज हो ही चुका है ना, सैटरडे हो ही चुका है, तो सैटरडे तो कल नहीं ले पाएँगे, परसों मतलब सोमवार या मंगलवार। जो एक नदी थी जैविक आपदा घोषित की गई है। जी, जी, जी। वो सर ऐसे प्रश्न सर ये सब इसमें सर कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूज वाला सवाल है ये है क्योंकि यमुना और गोमती दोनों है। देखिए सर यमुना, गोमती और दामोदर, ठीक है? ये 3-4 नदियाँ हैं। सर एक है स्वर्णरेखा। हाँ, स्वर्णरेखा भी है। मतलब देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, ये आयोग पता नहीं कहाँ से पूछ देता है, भगवान जाने कैसे क्या कर देता है। मतलब हमें नहीं लगता कि इनके विशेषज्ञों को ये प्रश्न रखना चाहिए। खुद ही डाउट में रहते हैं, साला कहीं से सही आंसर नहीं मिलता हम लोगों को, ठीक है? तो ये